चलिए, स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है। जो सुबह 10 बजे मैं और वीरू जब स्क्रीन पर थे 10:30 बजे, और जब श्रेया और कंचन को हमने ट्रेडर्स हॉटलाइन सौंपा था, उसके मुकाबले निफ्टी 22,800 के लो से 22,786, याद रखिएगा, जनवरी का लो था, तो वहीं से रिवर्सल देकर और अब 23,001 पर, बीच में तो हम 23,144 तक गए थे, लेकिन 23,150 पर फिर सेलर आया और वहाँ पर फिर सेलिंग आई। खैर हुआ क्या, थोड़ा तो म्यूचुअल फंड के आंकड़ों ने थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाया होगा, क्योंकि हर कोई इस डेटा की वेट कर रहा था। सुबह आज हमने इसको सबसे बड़ा क्यू भी बनाया था कि आज का सबसे बड़ा क्यू यही रहने वाला है। और उसके बाद एक चीज़ तो क्लियर है कि रिटेल का कॉन्फिडेंस अभी भी इस मार्केट में इंटैक्ट है, और निफ्टी ने जनवरी के लोज बचाए। अब वो कितने टाइम तक बचा पाएगा, मैटर ऑफ टाइम, इफ़ एंड व्हेन, ये बात की बात है। और मिड कैप और स्मॉल कैप, जहां हमने जनवरी के लोज तोड़े थे रादर, वहां पर एक शानदार रिकवरी आई, और एडवांस डिक्लाइन जो 1:10 का हो गया था सुबह, अब देखिए आप एडवांस डिक्लाइन को, और अब उसमें आपको एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। है अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में, लेकिन एटलीस्ट उतना गंदा नहीं है जितना सुबह था 1:10 का, अब 1:2 के करीब का है। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल अच्छी रिकवरी आज के सत्र में हमें देखने को मिली, और हो सकता है कि क्लोजिंग बेल्स हरे निशान पर हो, ऐसे उम्मीद जताकर चल रहे हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप में, जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे, 3-3% की गिरावट शुरुआत में देखने को मिल रही थी, अभी फिलहाल 1% गिरकर ही कारोबार कर रहा है। लेकिन सर सवाल ये कि ये रिकवरी सडनली आई क्यों? और हालांकि आपने थोड़ा बताया कि म्यूचुअल फंड के डेटा ने सपोर्ट किया, लेकिन और डिटेल में साथ ही अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी बदली की, कैसे टेक्सचर लग रहे हैं? बिल्कुल, देखिए म्यूचुअल फंड के डेटा पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में श्रेया, लेकिन पहले स्ट्रैटेजी पर आता हूँ, क्योंकि आई थिंक जब मैंने पॉइंटर्स भेजे थे तब हम ग्रीन में थे, लेकिन मेरा व्यू यही था कि इस रैली में वापस बिकवाली का रिस्क रहेगा, और आप देखिए पिछले कुछ मिनटों में वापस हम थोड़ा सा गिरे हैं। जो भी हो, लेकिन एक चीज़ तो है कि अब दो लेवल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23,550 के ऊपर अगर आप निकले तभी रैली टिकाऊ होगी, और आज का लो और जनवरी का लो 22,750 से 22,800 मोटा मोटी ये पकड़ लीजिए। आज का लो 22,798। अब नई मंदी के लिए इसके नीचे फिसलना ज़रूरी है। देखिए, आप किसी भी क्रूशियल लेवल को पहले टेस्ट में डिफाइन कर लेते हैं। आज सुबह मैं और वीरू डिस्कस कर रहे थे कि एक बार के लिए तो रिवर्सल आ सकता है 22,800 से, उसके बाद वो टिकेगा या नहीं टिकेगा ये बात की बात है, लेकिन एक बार के लिए रिवर्सल 22,800 से ड्यू था, वो आया। अब लोअर लेवल पे वही लेवल क्रूशियल है। बैंक निफ्टी में बड़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई है, और अगर आपने किसी भी तरीके से 50,000 निकाल दिया बैंक निफ्टी पर, हालांकि बहुत दूर है 50,000, यहाँ से 600 पॉइंट और है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग बढ़ सकती है। 50,000 से अगर फिसले हम, तो वापस मुझे लग रहा है कि सेलर्स एक्टिव होंगे, और 49,000 पर अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हाँ, दिन में हम 48,730 तक गए थे, लेकिन इंट्राडे में कुछ भी हो, क्लोजिंग बेसिस पर सपोर्ट की ज़्यादा वैल्यू होती है, तो उस हिसाब से 49,000 जो है अब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बनकर आ रहा है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा? अनुज, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वही है जो कल था, मतलब कन्विक्शन कहाँ है कि बोलने का कि भाई ये स्टॉक्स अच्छा लग रहा है, क्लियर है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं। दैट्स ओनली भारतीय एयरटेल। प्लीज स्क्रीन पे लिख आइएगा, हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे 1700 के ऊपर। अब 1700 का एक कॉल राइटर्स का जोन था जिसको कल ये स्ट्राइक करके क्रॉस नहीं कर पाया था, बट आज उसको डिसाइसिवली क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ एक ऐसे मार्केट में, इसे कहते हैं गजब की स्ट्रेंथ, 11.5 लाख से जुड़े 1707 पे डे हाई पर 3% का ओआई बिल्डअप, आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 4 करोड़ में पहुंच चुका है। अब 1700 पे पुट राइटर्स विजिबल है। तो मैं सिर्फ एक स्टॉक जिसको लेकर थोड़ा सा कन्विक्शन है मेरे अंदर, वो ये है, और दूसरा है बर्जर पेंट्स। लेके आइएगा बर्जर पेंट्स को। अभी स्ट्रेंथ तो है, कल भी स्ट्रेंथ थी, परसों भी स्ट्रेंथ थी, बट अब इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 495। अब 495 क्या है? 495 पे अगर जाएगा तो ये मिड अक्टूबर के बाद पहली बार अपने 100 डेमा को टेस्ट करने जाएगा। बट बाइंग अच्छी है तो नज़र रखिएगा 490-95। और जहां तक कोलैप्स का सवाल है, डीएलएफ ने आज अपना एक स्विंग लो तोड़ा 24 जनवरी का, और ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि 13 Feb 2024, यानी मोर और लेस पूरे एक साल की जो फॉलिंग चैनल है वो भी टूट गई नीचे की तरफ। तो प्रेशर आज डीएलएफ में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉर्टिंग। पर अनुज, कमिंग बैक टू दैट इशू, अब अल्टी मान लीजिए इसमें मेरा पैसा भी है, आपका पैसा भी है, हम एसआईपी के जरिए रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस बाजार में पैसा लगाते जा रहे हैं। ये आंकड़ा क्या रिफ्लेक्ट करता है? और दूसरी बात ये है कि आज जब मैं देखता हूँ कि निफ्टी 22,800 पे मैं पैसा डाले जा रहा हूँ, बट एफआईज एग्जिट कर रहे हैं,
उसके बावजूद ये पैसा आ रहा है यू कैश पर। बिल्कुल, देखिए वीरू, इसमें ना दो तरीके से आप देख सकते हैं। पहले तो मैं डेटा पे आ जाता हूँ, उसके बाद मैं इस पे अपना छोटा सा एक एनालिसिस दूंगा। पहली बात तो ये है कि रिटेल निवेशक का या तो आप कह दें भरोसा कायम है, या आप ये कह दें कि रिटेल के पास अब शायद कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, वो कह रहा है कि चलो ठीक है अब जो चल रहा है वो चलते रहने दो, तो वो कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन रिटेल बना हुआ है मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इस बार भी 39,670 करोड़, मोटा मोटी वही नंबर आया जो पिछले महीने था। एसआईपी का नंबर भी वही आया जो पिछले महीने था। 26,000 करोड़ की हमारी एसआईपी इंटैक्ट है। 26,400 करोड़, पिछले महीने 26,460 करोड़ थी, इस महीने 26,400 करोड़ है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब में इन्वेस्टमेंट है। 47th स्टेट मंथ है इन्वेस्टमेंट का। ये आंकड़ा ऑब्वियसली एमपी ने आज जारी किया था। सिर्फ जैसा मैं कह रहा हूँ, अब 50-60 करोड़ के उससे मत घबराइए, मोमेंटम इंटैक्ट है। 26,000 करोड़ और दूसरी बार लगातार 26,000 करोड़ के पार एसआईपी इनफ्लो निकला है। और नेट एसआईपी के लेकिन करीब करीब 5 लाख खाते बंद हुए हैं। ये इंटरेस्टिंग, इसमें सिर्फ एक डेटा पॉइंट अगर आप चाहें ऐड करने के लिए तो वो होगा आपका। बाकी आप देखिए एसआईपी का रिपोर्ट कार्ड 23,000, 24,000, 25,000, 25,000, 26,000, 26,000, ये एसआईपी का रिपोर्ट कार्ड है। आप अब इक्विटी फंड्स का रिपोर्ट कार्ड देखिए 38,000, 34,000, 400, 42,000, 41,000, 39,600, मोर और लेस इंटैक्ट है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के पास तो पैसा आ रहा है भर भर के। लार्ज कैप फंड्स देखिए, अच्छा एक चीज़ हुई है, इस महीने लार्ज कैप में पैसा आया। पिछले महीने आपको याद होगा लार्ज कैप में पैसा कम आया था, इस बार 2,000 करोड़ के बजाय 3,000 करोड़ के करीब पैसा आया। मिड कैप में तो भर भर के पैसा आ रहा है। 46-68 करोड़ पिछले महीने था, इस महीने 5,721 करोड़ के करीब आया है। स्मॉल कैप, अच्छा स्मॉल कैप का नंबर अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मोटा मोटी पूरा डेटा इंटैक्ट है। अब इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला तो ये है कि आप एफआईआई को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई जितना वो बेच रहे हैं उतना एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर एक इन्वेस्टर खड़ा है, तो उनको कोई इशू ही नहीं है, वो बेचे जा रहे हैं, उनके पास लिक्विडिटी इनफ है। पहले की मार्केट में ना हमारी एक बहुत अच्छे इन्वेस्टरों एक चीज़ कहते थे कि एफआईआईस के लिए एक वन वे स्ट्रीट है, आप एंटर तो कर सकते हो, आप एग्जिट नहीं कर सकते। पहले अगर एफआईआईस इतना माल बेचते थे तो उनके स्टॉक में सर्किट लग जाता था, इवन बड़े से बड़े स्टॉक में। अब एफआईआईस आराम से 1-1, 2-2% डिक्लाइन पे स्टॉक्स बेचते जाते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक है 2%, 2.5%, कभी 1.25%, कभी 0.5%, आईसीआईसीआई बैंक इसी तरीके से, रिलायंस इसी तरीके से, इस तरीके से काफ़ी एफआईआईस ने, ये 2-3 नाम जो मैंने लिए इनमें काफ़ी स्टॉक बेचा है। तो ये एक तरीका है देखने का कि ये जो जितना ये डेटा रोबस्ट रहेगा उतना एफआईआईस बेचते रहेंगे। इसको काउंटर करने का लेकिन दूसरा तरीका पता है क्या है? अब डीआईआईस की होल्डिंग मार्केट में एफआईआई की होल्डिंग से ज़्यादा आ गई हैं। अब हम एक स्टेज पर पहुंचने वाले हैं जहां कहीं ना कहीं जाकर जो एफआईआई की सेलिंग है वो इंक्रीमेंटली आपको हर्ट करना बंद कर देगी। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि हमें एफआईआई का पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफआईआई का पैसा। लेकिन वो जो एफआईआई की सेलिंग है वो एक स्टेज, अगर सपोज करिए और 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा, भगवान ना करे, लेकिन अगर और 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा कि एफआईआईस लगातार बेचते रहें और रिटेल और म्यूचुअल फंड लगातार खरीदते रहें, एक स्टेज आएगी जहां पर हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पर इवेंचुअली एफआईआईस की होल्डिंग जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो वैसे पर्सनली मैं नहीं चाहता ऐसा हो, क्योंकि किसी भी देश को फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत होती है, खासतौर से भारत जैसे देश को। तो अभी डिपेंड करता है आप इसको कैसे देखेंगे, लेकिन आज इसने थोड़ा सा एक मूड सुधारने का काम ज़रूर किया है, ये बात मैं जरूर ऐड करूंगा। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और फिर कार्यक्रम के क्रम के लिए। श्रेया जी सर, लेकिन उससे पहले एक सवाल है मेरा छोटा सा। हालांकि आपने एसआईपी का डेटा पेश किया सर, अब मिड और स्मॉल की बात करें तो ये दोनों इंडाइसेस ऐसे हैं जहाँ पे पेन ज़्यादा देखने को मिला है, निवेशकों को बहुत रुलाया है, खून के आंसू रोए हैं। लेकिन यहाँ से क्या सर रिवाइवल के साइन नज़र आ रहे हैं? पेन खत्म होने का कुछ साइन दिख रहा है आपको? नहीं श्रेया, देखिए क्या है ना, आज तो रिकवरी ड्यू थी। अच्छा बाय द वे रिकवरी देखिए अब कैसे, मिड कैप में तो ऑलरेडी कोलैप्स होने शुरू हो गई है। 370 पॉइंट अब वापस मिड कैप इंडेक्स नीचे आ गया। एक बार मिड कैप का इंटरडे ले आइए। मेरा व्यू अभी भी यही है कि इस मार्केट में हर रिकवरी पर आप अपने फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलिए। जहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थे, जहाँ पर आप सिर्फ इसलिए चेज करते, जहाँ पे आपने फ्रैंकली कभी अर्निंग्स भी देखी भी नहीं थी, आप सिर्फ इसलिए थे कि किसी ने आपको टिप दे दी थी, या इसलिए थे कि स्टॉक्स चल रहे थे, इसलिए थे कि वो मोमेंटम में थे, ऐसे स्टॉक से मेरा अभी भी मानना यह है कि आज जो आपको रैली मिल रही है या आगे जो आपको रैली मिले उसमें अपनी पोजीशंस को थोड़ा लाइट करिए। मिड कैप स्मॉल कैप की पेन इस तरीके से नहीं खत्म होती। मिड कैप स्मॉल कैप की पेन खत्म होती है जब लोग बात करना बंद कर दें। एक महीना ऐसा आएगा जिसमें मिड और स्मॉल कैप में इनफ्लो की बजाय आउटफ्लो होगा, वहाँ बॉटम हो जाएगा। वो उससे पहले नहीं होने वाला। उससे पहले मिड और स्मॉल कैप में
अभी काफ़ी दिक्कत रहने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स। बिल्कुल सर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते हैं, लेकिन जैसी रिकवरी थोड़ी देखने को मिली आज बाजार में, तो शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ ही की जाए। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां में अच्छी रिकवरी आज के सत्र में देखिए, एसबीआई लाइफ 2.5% चढ़कर अभी कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बैंक में थोड़ी तेजी, 2% से ज़्यादा चढ़कर कारोबार। बजाज फिनसर्व भी इस लिस्ट में शामिल, 2% से ज़्यादा तेज हुआ। टाटा कंज्यूमर में भी 0.25% की तेजी आती हुई हमें नजर आ रही है। कुछ और पैक्स जैसे कि एंजल वन देखिए 3% से ज़्यादा उछला, सेल में भी खरीदारी। इनफैक्ट आप मेटल पैक देखेंगे तो वो ग्रीन निशान पर ही अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ, 0.5% की तेजी सेल में। अशोक लीलैंड देखिए 4.5% उछल कर कारोबार कर रहा है, और कैंप्स में भी खरीदारी हमें 0.4% के करीब देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पेन ज़्यादा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए 0.4% लुढ़क गया। बीईएल में मुनाफा वसूली 0.3% से ज़्यादा। इंडसइंड बैंक में डेंट पड़ता नजर आ रहा है, 2% से ज़्यादा। पावर ग्रिड टूट कर कारोबार कर रहा है 2.5% के करीब। इनफैक्ट कुछ और ऐसे स्टॉक्स जहां पे देखिए प्रेस्टीज स्टेट्स, यहाँ पे 5.5% की गिरावट। वोडाफोन आइडिया 5.5% लुढ़का, रिजल्ट खराब, ब्रोकरेजेस अंडरवेट। एलएनटी टेक देखिए यहाँ पे 4.5% से ज़्यादा की गिरावट, और डिलीवरी भी 4% टूटकर फिलहाल कारोबार कर रहा है। चलिए अब हमारे पैनल से आपको मिलवाते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबस से, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी से। 2:20 पर यतिन बताएंगे बाजार में निवेशकों का भरोसा कायम क्यों है। 2:25 पर लक्ष्मण बताएंगे इनकम टैक्स बिल 2025 में क्या होगा खास। साथ ही यश बताएंगे न्यू इनकम टैक्स बिल में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए क्या है पॉजिटिव। 2:30 पर कंचन बताएंगे फर्टिलाइजर सेक्टर में दबाव क्यों। साथ ही कंचन 2:35 पर बताएंगे बिरला ओप्स पर क्या है जेफरीज की रिपोर्ट। और 2:45 पर मिताली बताएंगे हिंडाल्को और मनप्पुरम फाइनेंस के नतीजे का अनुमान। साथ ही कंचन बताएंगे आपको यूबीएल के नतीजे कैसे रह सकते हैं। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे टाटा एसेट मैनेजमेंट की सीआईओ इक्विटीज़ राहुल सिंह जी। 3:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम, और 3:10 पर अनुसर से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीपीटी कॉल्स। चलिए हमारे पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। काबा सर बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक ट्रेड में इस बार शायद एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लूंगा लॉन्ग साइड, वो है भारतीय एयरटेल, क्योंकि सेटअप इसका बुलिश जोन पर है और ट्रेड करा है 1706, स्टॉप लॉस होगा 1695, करीब 11 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 1720 और उसके बाद 30 पॉसिबल है भारतीय एयरटेल। 7004 पे ओपनिंग समरी में हम इसका जिक्र कर ही रहे थे। स्ट्रॉन्ग स्टैट्स 1704.95 पे आपका लॉन्ग कॉल। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए प्रेस्टीज स्टेज में बिकवाली करने की राय रहेगी। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और आज बिकवाली में काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरे ख्याल से जो पिछला स्विंग लो है वो ब्रेक कर सकता है स्टॉक, और शायद उसके नीचे भी 40-50 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो प्रेस्टीज स्टेट के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे 1276 के स्टॉप लॉस से, 1276 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे, और 1180 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। अगर चाहें तो 1250 वाला पुट ऑप्शन जो 47 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 29 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन में 85 के टारगेट सेट कर सकते हैं। प्रेस्टीज स्टेट्स लूजर में शामिल, और यहाँ पे फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय। चलिए राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया है। गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए श्रेया, जो सेल कॉल होगा वो रहेगा इंडियन होटल पे 735 के नीचे हमें बेचना है। 745 का स्टॉप लॉस होगा, और इसका जो टारगेट है वो रहेगा इसका 200 डीएम, जो करीबन 700 के आसपास है। तो करंट लेवल से 30-35 पॉइंट्स का करेक्शन इंडियन होटल्स में अभी ड्यू है। ओके, इंडियन होटल्स यहाँ पर एक ट्रेड इस समय आपके लिए सेल साइड पर। ये हो गई राजेश सतपुते जी की पिक। अब चलते हैं विकास के पास। विकास जी गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड पिक किया आपने। गुड आफ्टरनून जी। देखो ओवरऑल मार्केट का सेटअप थोड़ा वॉलेटाइल यहाँ पे दिख सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डी में यहाँ पे बाय कॉल लेके जा सकते हैं, जिस हिसाब से लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक फ्लैट सी यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम करते हुए देखने मिल रहा है। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है 1194 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे उसने उसी रेंज में बनाए हुए हैं, तो 1194 के 1194 का स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है। ऊपर में जो
रेंज निकल के आ रही हो 1260 के आसपास की है, तो यहाँ पे बाय करके 1260 के टारगेट के लिए यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी को बाय करना है। और मुझे लगता है डेली और वीकली चार्ट दोनों में भी एक बॉटम फिशिंग का यहाँ पे एक साइन देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा एक मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल सकता है। तो 1260 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डी को बाय करना है। ट्रेडीज को बाय करना है 1214 पर। अब चलते हैं आशीष कयाल जी के पास। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। हाँ, देखिए जो फिलहाल मैं जो पिक कर रहा हूँ वो है बीएससी। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बीएससी आ चुका है। एक लो जो बना है इसने आज के दिन में, वो प्रीवियस लोस के पास है। ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न बना है और एक बुलिश रिकवरी भी दिखा रहा है लो से। वॉल्यूम्स काफी अच्छे पिकअप हुए, तो एक रिवर्सल ट्रेड है बीएससी पे बाई साइड का। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट देख सकते हैं 5750 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5195 का। बाई साइड की ट्रेड यहाँ पे आशीष जी की तरफ से आती हुई। गौरांग जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं? फंडामेंटली आपको कौन से स्टॉक पसंद आ रहे हैं आपको? धन्यवाद आपका, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस की कंपनी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का हमने चयन किया है बुनियादी तर्क के आधार पर, और लक्ष्यांक के रूप में करीबन 2000 के पार के लक्ष्यांक है। और अगर नतीजे आने वाले भविष्य के जो हैं वो सकारात्मक आए तो इस लक्ष्यांक में हम परिवहन करेंगे। फिलहाल 2000 के पार के लक्ष्यांक है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा सा मार्केट पर वापस एक बार नज़र डालते हैं। अशोक लेलैंड के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे और अच्छा यहाँ पर मूव रहा। गावा सर एक बार चार्ट्स देखिए, क्योंकि हर पैरामीटर पर बीट थे, मतलब बहुत शानदार नंबर मैं देख रहा था। अब तक जो पूरा अर्निंग सीजन आया उसमें अगर मुझे एक दिल से वाव निकला तो वो अशोक लेलैंड के नंबर्स देखकर था। लेकिन टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक? एबीसी करेक्शन अशोक लेलैंड में लगता है खत्म हुआ। जो लो मिला है करीब 200 के आसपास, साइकोलॉजिकल प्लस करेक्टिव मूव के हिसाब से सही जगह है। और आज मूव भी बढ़िया है, नंबर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एग्रेसिव कॉल होगा, लेकिन यस यहाँ से बाय हो सकता है। टॉप थोड़ा डीप है, आप ट्रेड करें 213 के आसपास, 13 रुपीज टॉप, लेकिन इसको लेना चाहिए डिलीवरी के हिसाब से। लगता है यहाँ से अगर फॉर्चून टर्न होंगे तो यहीं से टर्न होंगे। अपनो नियर टर्म टारगेट 240 का है, और एक बार 240 चला गया फिर वहां पर एक फ्रेश लुक ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ से टर्न अराउंड टाइम जगह है, अच्छी जगह है अशोक लेलैंड के लिए। बिल्कुल। देखिए ये 6 महीने का चार्ट और पोजीशनिंग इसकी, प्लेसमेंट इसकी काफ़ी ख़राब थी, इस वजह से इस नंबर पर अच्छा रिएक्शन आया। गौरांग जी, मैं नंबर्स देख रहा था अशोक लेलैंड के, जस्ट टू रन थ्रू। 761 करोड़ का प्रॉफिट है, 668 करोड़ का एस्टिमेट था। 9478 करोड़ की इनकम है, 9060 करोड़ की एस्टिमेट थी। एबिडा आया 1211 करोड़ पर, 1073 करोड़ का एस्टिमेट था। मार्जिन 12.8% है, 11.8% का एस्टिमेट था। टॉप डाउन में इतनी अच्छी बीट मैंने कंपेयर टू एस्टिमेट अब तक तो नहीं देखी। क्या ये स्टॉक कल भी चलेगा? क्या आपको लग रहा है ब्रोकरेजेस इसको थोड़ा अपग्रेड करेंगे, या क्योंकि ये सिक्लिकल स्टॉक है तो इसके लिए थोड़ा रिस्क रहेगा? आपका क्या व्यू होगा? सिक्लिकल स्टॉक है, वो अपनी बात पे सही है अनुज भाई, लेकिन इस स्टॉक को हम करीबन 45 रुपए के आसपास से बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। बीच में पिछली तिमाही में, आप माफ कीजिएगा, पिछले वित्तीय वर्ष में अगर आप देखें, क्षमा चाहता हूं, तो आंकड़ों को लेकर के थोड़ी बहुत निराशा थी और उसी वजह से ये दबाव में रहा था स्टॉक अशोक लेलैंड का। लेकिन पिछले 2 या 3 तिमाही से जो नतीजे आ रहे हैं वो अनुमान से बेहतर आ रहे हैं, और इस बार के जो नतीजा है वो तो मेरे ख्याल से सभी मापदंड में जो भी अनुमान था उसको पार कर चुका है। खरीदारी की राय बरकरार है, 280 के लक्ष्यांक है। स्विच मोबिलिटी जो कि इनकी सब्सिडरी है, उनको और अशोक लेलैंड को राज्य परिवहन निगम की तरफ से काफी बड़े बड़े ऑर्डर मिले, निजी कंपनियों की तरफ से भी काफी बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, और हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन कमर्शियल व्हीकल क्षेत्र में जो भी कंपनियां जैसे कि अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर है, M&M है, आइशर है, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है, उसमें आने की पूरी संभावना है। ओके, अशोक लेलैंड स्ट्रॉन्ग नंबर्स, जैसे फ्लैश हुए उसके बाद से तेजी पकड़ी और 214.45 पे फिर 50 पे ट्रेड करता हुआ आप करीब शानदार मूव यहाँ पे। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो कि कोलैप्स हो रहे हैं और उसमें वो है कैपिटल गुड्स की थीम। लुक एट सिमंस, आज फिर क्रैक होता हुआ, हालांकि इंट्राडे लो से थोड़ी रिकवरी है, बट मोर और लेस टेंडेंसी जो है वो रिकवरी की नहीं, कोलैप्स होने की है इसकी भी। आशीष, आपका व्यू क्या है? अभी तक नॉट अ सिंगल सेशन आई थिंक लीविंग
आई थिंक 31 ऑफ जैन, जिस दिन बजट से ठीक एक दिन पहले एक छोटा सा पुल बैक था, लेकिन वो भी 20 डे वहाँ पे आकर डिसॉल्व हो गया। ये 51-23 पे, और दिक्कत की बात है कि अब बहुत दूर तक, मेरे ख्याल से 4300 तक कोई बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है भी नहीं इसमें। पर आपका लोअर टाइम जो प्रोजेक्शन है वो सिमंस पे है क्या? देखिए वीरू, ओवरऑल जो ट्रेंड सिमंस पे है वो बेरिश है, और इसने जो प्रीवियस लो बनाया था 3 फरवरी को, वो भी ब्रेक करके डिसिसिवली उसके नीचे ही चल रहा है। आज के दिन थोड़ी सी बाइंग इमर्ज हुई है लो पे, लेकिन एक और चीज देखना ये होगा, जो 4 ऑफ जून में जो रिजल्ट के बाद में इलेक्शंस के बाद में मार्केट क्रैश हुआ था, काफी सारे स्टॉक्स ने वो लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन सीमेंस ने कर दिया। तो यहाँ से कमजोरी दिख रही है सीमेंस के अंदर, और मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म पुल बैक पे सेल की ही अपॉर्चुनिटी होगी। जो सपोर्ट स्टॉक पे आता है, प्रीवियस सपोर्ट जो देखेंगे हम, आता है करीबन 4857 के आसपास। तो गुंजाइश है कि स्टॉक 4857 तक जाए, वहां पर थोड़ा बेस बनाए, कंसोलिडेशन करे, और फिर वहां से थोड़ी सी बाइंग इमर्ज हो सकती है। फिलहाल तो सेल में ही है स्टॉक। सेल में ही है सीमेंस पे, ये राय आती हुई। और देखिए 1.5% करेक्ट होकर फिलहाल कारोबार कर रहा है सीमेंस। एक स्टॉक आज जिसमें अच्छी तेज़ी, जब मैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी पढ़ रही थी, एंजल वन को लेके आई है स्क्रीन पर। यहाँ पे लगभग आप देखेंगे तो 6% की तेज़ी फिलहाल देखने को मिल रही है। नहीं, इनफैक्ट अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो 4.25% की तेज़ी एंजल वन में तो फिलहाल देखने को मिल रही है। राजेश सातपुते जी, एंजल वन क्या लग रहा है, चार्ट्स में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है फिलहाल? देखिए श्रेया जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले था जो करीबन 2350-2400 तक जा सकता था। 2350 तक तो ये गया। तो मुझे लगता है कि आज का जो मूव था, आई थिंक दैट इज ओवर, क्योंकि दिस इज आप कह सकते हैं रिलीफ रैली थी। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं 2350 का हार्डल रहेगा, वेराज मुझे लगता है 2250 तक का कूल ऑफ पीरियड फिर से आएगा। तो जब तक ये कंसोलिडेशन इसी रेंज में होगा, तब तक यहाँ पे बड़ा ट्रेड नहीं होगा। रादर मैं थोड़ा सा इस लेवल पे फ्रेश ट्रेड एंजल्स में अब ओके, रिलीफ रैली और एंजल वन में 2348, ये पूरी बास्केट आज थोड़ा सा रिलीफ लेती हुई। लेकिन जो सुबह बात में क्या था, फैक्ट एक शेयर कर रहा था आपसे कि रिलायंस क्रिटिकल रहेगा इस सेशन के लिए। रिलायंस ने रिकवरी दी करीब 26 रुपये की डे लो से 1216 में। इस पर कोई ट्रेड नहीं लूँगा, ना बात करूँगा, बट इसने एक मीनिंगफुल जिसे कहते हैं ना भूमिका निभाई इस पुल बैक में, करीब 1215 पे आके ट्रेड करता हुआ। लाइए कुछ और काउंटर्स जो कि इस वक्त अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रेंथ है जहाँ पे। वरुण बेवरेजेस सुबह से ही स्ट्रॉन्ग, हालांकि बहुत ही लोअर ट्रैजेक्टरीज पे है, तो ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। BSC हो गया, SBI लाइफ, SBI कार्स 3% ऊपर। मानस, अभी तक के जितने भी चार्ट्स हमने डिस्कस किए उसमें से मेरे ख्याल से भारती एयरटेल सबसे स्ट्रॉन्ग था, देन SBI कार्ड्स। नो डाउट एक कोलैप्स था इसमें बजट के बाद, बट अभी भी जितना खूबसूरत बेस बॉटम फॉर्मेशन इस स्टॉक में हो रही है, शायद किसी और में ना हो। आपका SBI कार्ड्स पे थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव क्या है इस वक्त SBI कार्ड्स पे? देखिए, मेरा व्यू बुलिश है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था 20 डे और 200 वीक मूविंग एवरेज पे बेस बनाया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले। तो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, और इस रैली में शायद आपको 850 860 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। स्टॉप लॉस आपको 799 के नीचे ही लगाना है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आज की सबसे बड़ी न्यूज़, लोकसभा में जल्द ही, कल इनफैक्ट, नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश होगा। नए इनकम टैक्स बिल में क्या हो सकती हैं बड़ी बातें, ये जानेंगे लक्ष्मण जी से। उसके बाद फोकस करेंगे एक पर्टिकुलर सेक्टर पर, जिस पर यश से बात करेंगे। लेकिन पहले लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी बताइए, क्या इम्पोर्टेंट है इस पूरे टैक्स बिल में? देखिए, इस टैक्स बिल में इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन एक पहले बता दूं क्या नहीं है। वो कई लोग अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन साफ कर दूं कि इनकम टैक्स के नए बिल में किसी भी तरह के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, चाहे इनकम टैक्स का रेट हो, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का रेट हो, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का रेट हो। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, हूबहू जो अभी है उसी को वहाँ पर लिखा गया है। दूसरा कि किसी भी तरह के कोई टेन्योर में भी बदलाव नहीं किया गया है, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टेन्योर होता है उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टेन्योर में बदलाव नहीं किया गया। इस तरह के कोई बदलाव नहीं किए गए हैं जो आपकी टैक्स की देनदारी पर असर डालता हो, तो ये बिल्कुल साफ कर दो। अब यहाँ पे दो बातें, ये जो न्यू इनकम टैक्स बिल है उसकी भाषा काफ़ी ज़्यादा सरल है, करीब 650 पेज का ये बिल है। आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आने लगा अच्छा क्या कहना चाहती है सरकार इस बिल के जरिए। इसका प्रावधान यहाँ पे किया गया है। एक जो 1 अप्रैल
2026 से इस बिल को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है और इस 600 पन्ने के बिल में कुल 23 चैप्टर यहाँ पे रखे गए हैं, 16 शेड्यूल हैं, 536 क्लॉज हैं। जो पहले 298 होते थे सेक्शन, उसकी जगह 536 क्लॉज हैं। जब बिल अप्रूव हो जाता है तब यही क्लॉज सेक्शन बन जाता है। क्लॉज ज़्यादा हैं लेकिन भाषा काफ़ी ज़्यादा आसान है। कोशिश ये की गई कि आम टैक्स पेयर खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर ले, ये इस पूरे बिल का कह सकते हैं कि मकसद है। तो ये बिल जो है सो संसद में आएगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी के साथ सलाह मशविरा के बाद फिर संसद में रखा जाएगा, तब इसे पारित किया जाएगा। और उसकी डिटेल जो है उस पर हम लोग आज 6 बजे कंज्यूमर अड्डा शो में भी इस पर चर्चा करेंगे और क्या क्या खूबियाँ हैं लोगों के लिए। शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, न्यू इनकम टैक्स बिल लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी पॉजिटिव है और ये कहना है इन्वेस्टेक का। इन्वेस्टेक के मुताबिक बिल में कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स दर में बदलाव नहीं हो रहा है, जिसका कंपनियों को बड़ा फायदा मिलेगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यश बताइए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी आई है न्यू इनकम टैक्स बिल से। बजट प्रस्तुत हुआ उसके पहले भी जब मैं एनालिस्ट से भी बात कर रहा था इंश्योरेंस सेक्टर के, तो एक बड़ा कंसर्न था सभी के मन में और वो था कि जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को एक प्रेफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है वो कहीं सरकार ले ना ले और उनसे उनका जो टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स वो बाकी सेक्टर्स से ऑन पार या बराबर पे लाकर ना खड़ा कर ले। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 12.5% कॉर्पोरेट टैक्स भरती है। दूसरे सेक्टर की कंपनीज के लिए ये 33 से 35% है जो कि कॉर्पोरेट टैक्स है। ये एक बड़ा कंसर्न था। बजट में इस पर कुछ नहीं आया, पर फिर भी सेक्टर पे वो ओवरहैंग रहा था क्योंकि सरकार ने कहा था नया इनकम टैक्स बिल एक आगे की तारीख पे प्रस्तुत होगा, जो कि आज प्रस्तुत हुआ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी आई कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए वो 12.5% पे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और जबकि इस बार ये लिखित रूप में एक इनकम टैक्स बिल के द्वारा आया तो इंडस्ट्री को ये सेटिस्फैक्शन हुआ कि अगले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये कॉर्पोरेट टैक्स 12.5% पे रहेगा, यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो था वो जारी रहेगा। इन्वेस्टेक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये नया इनकम टैक्स बिल कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं हटाता लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे लिए, और ये स्टेटस को जो है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है और एक बड़ा ओवरहैंग सेक्टर के ऊपर से हटा देता है। अगर ये टैक्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हटा दिया जाता तो ईवी यानी कि एम्बेडेड वैल्यू जो होती है उस पर 7 से 10% का नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता था, मार्जिन्स भी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकते थे। पर अभी के लिए इन्वेस्टेक मानता है एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे और इसलिए ये सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। ओके, सेक्टर के लिए पॉजिटिव। शुक्रिया यश। गौरांग, इंश्योरेंस स्टॉक्स आपके रडार पर है क्या कोई स्टॉक? 4 स्टॉक्स है अनुज जी, LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल। ये खबर को लेकर तो मेरे ख्याल से रुझान थोड़ा बेहतर है, लेकिन आप औसतन देखते हैं हर साल जब वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है तो जैन फेब मार्च JFM जिसे हम कहते हैं, वहां पर लोग जो प्रीमियम के अगेंस्ट डिडक्शन मिलता है कर में, तो इन 3 महीनों में आपको रन रेट अच्छी आती हुई दिखती है जहां तक इंश्योरेंस प्रीमियम का फ्लोज का सवाल है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में। हालांकि हम ये भी मानते हैं कि इसके अलावा भी शायद लोगों में समझदारी बढ़ रही है और टर्म इंश्योरेंस और बड़े टर्म सम इंश्योर्ड ले रहे हैं जिससे प्रीमियम आउटगोज अच्छा होता है और इनके लिए इनकम अच्छी आती है। एक बात ये कहना चाहूंगा अनुज भाई कि अगर इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियों में अगर आप निवेश करने का निर्णय बनाते हैं तो समय सीमा थोड़ी लंबी होनी चाहिए। समय सीमा थोड़ी लंबी होनी चाहिए अगर इसमें इस पूरे पैक में आप निवेश करना चाहते हैं। एक बार मैक्स लाइफ का चार्ट लेकर आइए, वहाँ पे देखिए रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट ये पूरा स्पेस ही आज इस खबर के बाद सुधरता हुआ नजर आया। मानस जी, इसका चार्ट कैसा लग रहा है मैक्स लाइफ का, और साथ ही अभी फिलहाल क्या रणनीति अपनानी चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? आप MFSL की बात करिए, राइट? MFSL, मैक्स फाइनेंशियल। शेयर जी, इसका प्राइस 1089 चल रहा है MFSL। हाँ, मैक्स फाइनेंशियल MFSL जी, बिल्कुल मानस। तो देखिए, MFSL की जहां तक बात है, स्टॉक ने वापस पिछले जो स्विंग लो था 1020 वहीं पर सपोर्ट लिया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली और अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है जिसमें शायद 1130 1140 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक सही स्टॉक है जहां पर आप इस वीक मार्केट में लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1069 के नीचे लगा रहे हैं। ओके, ये इंश्योरेंस पे इस पे चर्चा हो गई, मैक्स फाइनेंशियल्स पे कॉल हो गई, 1090 पे ट्रेड करता हुआ। लेकिन अब बात एक बार फिर से घुमा के लाते हैं
जहां से शुरू हुई थी अशोक लीलैंड। अगर आप इस पूरे बीते हुए अर्निंग सीजन को देखें तो एक कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जिसका जुड़ाव अर्थव्यवस्था से, कंस्ट्रक्शन से, इंफ्रा से भी होता है वो। दूसरा सीमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर जिसमें आया था वो था अल्ट्राटेक। पहले एक चेक लूँगा फिर एक फंडामेंटल चेक लूँगा। आपकी राय इस पर राजेश सपूत जी। अल्ट्राटेक 11,509, अब तक ये स्टॉक जिसे कहते हैं ना फिजल आउट नहीं हुआ। अब तक उस दिन से जो मोमेंटम कायम था वो अब तक कायम है। 11,500 की ट्रैजेक्टरी से बहुत डाइवर्ट नहीं हुआ। आपका व्यू क्या है? स्पेशली मैं कोई डे ट्रेड पर्सपेक्टिव नहीं पूछ रहा हूँ, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से क्या पिक्चर है? और ये 11,800 के ऊपर क्लोज हो गया तो क्या देगा? देखिए वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सटीक कहा। 11,800 यही इसका एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनली देखें और वीकली चार्ट को रेफर करें तो आपको दिखता है 11,800 पे सप्लाई है। 11,800 का सप्लाई अगर निकले तो मुझे लगता है इन दैट केस कम से कम ये 12,500 तक जाएगा। 12,200 इसका पहला हाई रहेगा। सो 12,200 से लेके 12,500 तक का बड़ा टारगेट अनफोल्ड होगा। काउंटर अच्छा है 11,400 और फिर 11,200 के बीच में फिलहाल ये कंसोलिडेट हो रहा है और हमने देखा कि अपने 200 डीएमए को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। बायस पॉजिटिव रखे, बाय और डिप वाली स्ट्रेटेजी थोड़ी रखे फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, और 11,800 के बाद आप स्टॉप लॉस को चाहे तो ट्रेल करें। सो काउंटर लुक्स गुड टू मी। काउंटर लुक्स गुड। 11,478। गौरांग के आप क्या कहेंगे? एक बातचीत हुई अशोक लेन पे, एक सीमेंट स्पेस, आपका प्रेफर्ड बाय क्या है सीमेंट में? इस बार अल्ट्राटेक के नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग थे और खपत को लेकर के भी अनुमान है कि आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएगी खपत सीमेंट को। जहां तक सीमेंट का सवाल है, पिछले साल बोरियों के दाम भी बढ़े थे सीमेंट के। इस साल भी कुछ ऐसे रिपोर्ट्स पड़े हैं कि अनुमान है कि सीमेंट के बोरियों के दाम बढ़ने वाले हैं। अल्ट्राटेक, एसीसी और अंबुजा ये 3 दिग्गजों में से है। मझौली कंपनियों में श्री सीमेंट, दालमिया भारत, बिरला कॉर्प जैसी कंपनियां हैं, और छोटी कंपनियों में सागर सीमेंट और मेरे ख्याल से इंडिया सीमेंट, ये 2 नाम है जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। ओके, चलिए ये इस समय कुछ सीमेंट स्टॉक्स पर व्यू। अब आगे बढ़ते हैं। गिरावट के बावजूद बाजार में निवेशकों का, रिटेल निवेशकों का भरोसा कायम है। आज जारी एमफी के डेटा के मुताबिक जनवरी में इक्विटी फंड्स में लगातार 47वें महीने निवेशकों ने पैसा डाला और बड़ा पैसा डाला है। अब पूरी डिटेल्स के लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और देखिए, जो एमफी का डेटा है वो क्लियरली ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में भले गिरावट है लेकिन निवेशकों का जो भरोसा है वो बुलंद है। इन जनरल हमने देखा है कि जो एसआईपी का डेटा है वो आपको सेकेंड हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहा है, तो कोई भी प्रकार का डिसेलरेशन हमने एसआईपी में नहीं देखा है। जनवरी की जो गिरावट थी कहीं ना कहीं उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है निवेशकों ने। अगर हम बात करें इक्विटी फंड फ्लोज की, तो यहाँ भी अगर आप देखें तो कुल मिला के 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्फ्लो आपने देखा है जनवरी के महीने में। अगर हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कैटेगरीज देख लें तो अक्रॉस द कैटेगरीज आप इन्फ्लो देखेंगे। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो एमफी ने आज डेटा दिया है उसमें एसआईपी का जो डेटा आया है वो आया है 26,400 करोड़ रुपए के आसपास, जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफ़ी स्टेबल है। और अगर हम एसआईपी इन्फ्लोज की बात करें तो दूसरी बार 26,000 करोड़ के पार आपको ये फिगर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पे अभी काफ़ी सारे बार चार्ट्स आएंगे और एसआईपी का अगर आप बार चार्ट देखें तो आपको एक ट्रेंडिंग पॉजिटिव डेटा ही दिखाई पड़ेगा। तो जनवरी के जो महीने के इन्फ्लोज हैं वो आपको दिसंबर के महीने की तरह ही दिखाई पड़ेंगे। अगर हम इक्विटी इन्फ्लोज की बात करें तो 38,000 जो अगस्त का फिगर था 6 महीने पहले, उसी तर्ज के आसपास 39,000 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ नजर पड़ा है। तो नंबर काफ़ी स्टेबल है। अगर हम लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ निवेशकों ने मंथ ऑन मंथ जो एलोकेशन है 50% बढ़ाया है। 3,000 करोड़ का इन्फ्लो यहाँ देखने को मिला है। स्मॉल कैप फंड में रिकॉर्ड 5700 करोड़ का इन्फ्लो देखने को मिला है। और अगर हम मिड कैप फंड्स की बात करें तो 5148 करोड़, यहाँ भी एक आपने बम्प अप होता हुआ देखा है। अगर हम म्यूचुअल फंड रिपोर्ट कार्ड देखें तो एयूएम जो है मार्जिनली बढ़ के लगभग 67 लाख करोड़ के आसपास आता हुआ नजर पड़ा है, जो मंथ ऑन मंथ एक छोटी बढ़त है। लेकिन हाँ, मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद भी यहाँ आपको एयूएम ग्रोथ काफ़ी फर्म दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, काफ़ी फर्म एयूएम ग्रोथ है यहाँ पर। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खैर बात हुई म्यूचुअल फंड की, और म्यूचुअल फंड शायद अभी भी सही है, लोगों का ये मानना है। HDFC AMC की बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये भी एक ऐसा स्टॉक रहा है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। देखिए आज का चार्ट है करीब 0.1% ऊपर है, लेकिन वीक मार्केट में ग्रीन में है। लेकिन इसका 6 महीने का चार्ट 12%, आई थिंक 1 साल का चार्ट इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा HDFC AMC का। एक बार वो भी देख लेते हैं। तो देखिए ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिनमें डिक्लाइन से पहले बड़ी रैली आई थी। ये अब करीब 1.5% ऊपर। कुरांग जी,
HDFC AMC लेंगे क्या पोर्टफोलियो में? जी हाँ, बिल्कुल। और खरीदारी की राय यहाँ पे भी है काफी लंबे समय से। और जिस प्रकार से अभी आप पूरा विश्लेषण कर रहे थे सिप्स के फ्लोस को लेकर के, मिड कैप स्मॉल कैप दिग्गजों में भी करीबन 3000 करोड़ के ऊपर के फॉल्स हमने देखे हैं आते हुए। और मेरा ये मानना है कि ये भी एक प्रॉक्सी प्ले है। अगर आप भारत के शेयर बाजार की बात करें अमित भाई, कि आने वाले 3, 4, 5 साल में अगर रुझान बेहतर होगा तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडिएटरीज और एएमसी कंपनीज जैसे कि HDFC AMC, निप्पॉन पे भी हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। ठीक है, तो फिलहाल ये रणनीति यहाँ पे। वैसे एक स्टॉक वोडाफोन आइडिया जो हम सुबह से आज डिस्कस कर रहे हैं, गिरावट का शिकार, 5% गिरकर कारोबार कर रहा है, रिजल्ट खराब। अनुज सर, जिस तरीके से ग्राहक छोड़ के जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया को और चार्ट्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है इस स्टॉक में? और जो अभी भी फंसे हुए हैं और लॉयल कस्टमर भी हैं और लॉयल शेयर होल्डर्स भी हैं, वो क्या करें? ये लॉयल कस्टमर्स तो नहीं है, तभी तो छोड़ रहे हैं लोग इसको। लेकिन ये शेयर, इस पर मेरा व्यू बहुत कंसिस्टेंट रहा है। मैं आई थिंक काफ़ी समय से इस पर बात कर रहा हूँ कि यहाँ फंसिए मत। और ये क्लासिकल एग्जांपल है जहाँ हर लेवल पर लोग फंसे हैं। और आई थिंक अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मार्केट में जो रिटेल में पेन है वो सबसे ज़्यादा किन स्टॉक्स में। अब देखिए, जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर बाकी लोग क्लाइंट्स गेन कर रहे हैं, उस गेनिंग इंडस्ट्री में आप अगर मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं तो आपको बताता है कि किस तरीके के पेन में है। इसमें हुआ क्या था, इसमें 11 रुपये पर एक FPO आया था, उसके बाद एक रैली हुई थी, एक होप रैली थी, वो 17 तक गई थी। लेकिन उसको जब से सुप्रीम कोर्ट ने वो उनके अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया था, वहाँ से व्यू बहुत क्लियर था कि अब इसमें से आप निकलिए और थोड़ा दिल पे पत्थर रख के भले ही निकलिए, लेकिन निकलना पड़ेगा आपको। मैं जो डेटा पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा था ना, उसको बस मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप इसमें रिटेल की शेयर होल्डिंग देखेंगे ना श्रेया, तो 59 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं जो 500 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स ओन करते हैं। इसके 544 करोड़ टू बी प्रिसाइज। ये रीज़न है। तो और आई एम अज्यूमिंग उनमें से काफ़ी लोग शायद FPO या इवन उसके बाद आए होंगे, तो फंसे हुए होंगे। खैर, अब नंबर्स पे देखे थे आपने, थोड़ी रिकवरी आई थी लेकिन सस्टेन नहीं हुई। मेरा यही व्यू है कि ये जो 52 वीक लोज हैं, इसकी तरफ ही स्टॉक बढ़ रहा है। कोई ना कोई न्यूज़ आती रहेगी और ये शायद उसकी तरफ बढ़ता रहेगा। ये एक व्यू है मेरा यहाँ पर। बिल्कुल। वोडाफोन पे वैसे एक चार्ट चेक भी लेते हैं, हालांकि हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे। राजेश जी, आप बताइए कि वोडाफोन आइडिया, वैसे व्यू बहुत ही क्लियर है, लेकिन क्या करें जो भी फंसे हुए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अनुज जी ने हर लेवल पे जहाँ पे लोगों को एग्जिट दिला सकते थे वहां पे दिया था। और मुझे अभी भी याद है, जब ये 10 रुपए के ऊपर चला था तब भी उन्होंने यही कहा था कि दिस इज द टाइम टू एग्जिट। मुझे लगता है, अभी भी लगता है कि ये करीबन 7.5-8 तक का एक करेक्शन इसमें अभी भी ड्यू है। तो दिस इज जस्ट लाइक इट्स बेटर टू अवॉइड दिस काउंटर। तो यहाँ पे जिनकी पोजीशन फंसे है, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो एग्जिट है। और हर लेवल पे मुझे लगता है कि यही एग्जिट अनुज जी ने भी बोला था। तो आई थिंक for me, this is an exit. It's better to avoid Vodafone at this juncture. ठीक है, तो अभी फिलहाल अवॉइड है और अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, फर्टिलाइजर शेयरों में आज दबाव है। RCF और NFL देखें आप, जैसे शेयरों में 52 हफ्ते की ऊंचाई से ये 40% तक करेक्ट हो चुके हैं। फर्टिलाइजर शेयरों में क्यों है गिरावट, ये बताने के लिए कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन, बताइए क्या है वजह? जी, हर गिरावट के पीछे का एक कारण होता है, लेकिन यहाँ पे एक कारण नहीं है बल्कि 5 से 6 कारण है। जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि 52 हफ्ते के हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं। सारे स्टॉक में करीबन 30% से लेके 50% तक की गिरावट देखने को मिली है। पहला कारण समझ लेते हैं कि जो Q3 की हमें अर्निंग देखने को मिली है वो काफ़ी ज़्यादा वीकर साइड में देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर्स के जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं खराब हुए। अभी रिसेंटली हमने GSFC के और NFL के नतीजे देखे थे, वो नेगेटिव साइड में बने हुए थे। साथ ही साथ जो रॉ मटीरियल का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे भी पूरे के पूरे सेंटिमेंट खराब हुए हैं। और यही नहीं बल्कि जो रुपए का डेप्रिसिएशन है वो कंपनी के जो इंपोर्ट्स हैं उसको काफी ज्यादा महंगा कर रहा है। प्राइसिंग और सप्लाई चेन भी एक काफी बड़ा कंसर्न इस टाइम पे बना हुआ है। ग्लोबल सप्लाई की तरफ नजर डाली जाए तो वो भी काफी ज्यादा कंस्ट्रेंट हो चुकी है। जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो है कि कंपनी जो है अपनी एनुअल मेंटेनेंस के लिए काफी ज्यादा शटडाउन कर रही है, जिससे डायरेक्टली कंपनी के प्रोडक्शन में हमें एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। यही नहीं बल्कि इस टाइम पे जो बजट आया है वहां पे इतना बड़ा कोई
कोई पॉलिसी सपोर्ट नहीं आया है, जिससे ओवरऑल सेक्टर के लिए एक वीक सेंटिमेंट है। और अगर आउटलुक की बात करी जाए तो वहां पे भी जो डिमांड है वो वीकर साइड में बनी हुई है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके चलते पूरा का पूरा जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वो इस टाइम पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है। बिल्कुल। तो खैर आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट है। एक और स्पेस की बात करते हैं, पेंट शेयरों की भी पिटाई हुई है। बिरला ओपस की एंट्री के बाद से हमने पेंट सेक्टर में एक ज़बरदस्त डी रेटिंग देखी थी, लेकिन बिरला ओपस के खुद के परफॉर्मेंस पर जेफरीज ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है। इसके मुताबिक कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बाकी कंपनियों से अच्छी रही है। एक बार कंचन के पास वापस चलते हैं और जानते हैं क्या कहा गया उस रिपोर्ट में। कंचन बताइए। बिरला ओपस की सर हम काफी टाइम से वैसे भी बात कर रहे थे, लेकिन अभी इस टाइम पे बिरला ओपस की रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में बनी हुई है। 700 करोड़ का कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर छू लिया है, जो कि पिछले क्वार्टर हमें देखने को मिला था 450 करोड़ का। वहीं अगर पहले 3 क्वार्टर का रेवेन्यू देखा जाए तो उसने पार कर लिया है 1000 करोड़ के माइलस्टोन को। यानी कि अगर इसके जो कॉम्पिटिटर से हम कंपेयर करें तो वो इसके आसपास भी कहीं नहीं है। मार्केट शेयर भी लगातार ये कंपनी जो है वो गेन करती जा रही है और इनका टारगेट है कि फिस्कल ईयर के 25 तक ये सिंगल डिजिट के नंबर को छूती हुई दिखाई देगी। क्वार्टर 4 की अगर रेवेन्यू टारगेट की बात करी जाए तो कंपनी का मानना है कि हम 1000 करोड़ के लक्ष्य को छू लेंगे और साथ ही साथ एनुअल रेवेन्यू का जो प्रोजेक्शन कंपनी लगा के बैठी है वो है करीबन 2000 प्लस करोड़ का। साथ ही साथ अगर हम कंपेयर करें इसे इंडिगो पेंट से, साथ में जेएसडब्ल्यू पेंट से, उनको ये जो माइलस्टोन है 1000 करोड़ का वो पूरा करने में करीबन 5 से 10 साल लगे थे, लेकिन बिरला ओपस ने देखिए कि अपने आते ही 1 साल के अंदर इस माइलस्टोन को पूरा कर लिया है। अब कंपनी फोकस कर रही है कि अपनी जो उनकी ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी है उसको सही तरीके से कायम रखे और आगे चल के इसी तरीके की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाए। और साथ ही साथ आने वाले अगले 3 साल में कंपनी का लक्ष्य है कि 10,000 करोड़ तक के रेवेन्यू को छू ले। तो ये कहीं ना कहीं बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए काफी बड़ा शेकअप है, क्योंकि कंपनी ने आते ही 1 साल में सबको हिला दिया है। बिल्कुल कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा। देखिए, बिरला ओपस को थोड़ा बाकी कंपनियों से कंपेयर करना थोड़ा सा शायद गलत होगा, क्योंकि बिरला सीधा आई टक्कर देने के लिए एशियन पेंट्स को। वो मैदान में उतरे थे सीधा एक बहुत बड़े ग्रुप से और एक बहुत बड़े कैपेक्स के साथ। इस वजह से ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कोई आप एक छोटा प्लेयर बनने के लिए आए थे। बाकी जो प्लेयर्स थे, इससे पहले जो हमने कंपटीशन देखा था वो बहुत छोटे कैपेक्स के साथ आए थे। ग्रासिम सीधा कैपेक्स लेकर आया, एकदम जैसा उस दिन मैं अजय शर्मा जी के साथ भी डिस्कस कर रहा था, एक लार्ज स्केल पर सीधा पूरा का पूरा उन्होंने स्पेंड किया। आप देखिए, अगर आप कभी भी स्ट्रीट्स पर निकल जाएं, एशियन पेंट्स के अलावा हार्डली आपको कुछ हद तक बर्जर पेंट्स आपको कोई ब्रांडिंग दिखती होगी। अगर आपने पिछले 1 साल में देखा है तो आपको बिरला ओपस दिखाई देगा। तो उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी खर्चा किया और उस वजह से ये मतलब वो आए थे इस इंडस्ट्री को हिलाने के लिए। जो बाकी प्लेयर्स ने एंट्री की थी, उन्होंने एंट्री की थी कि चलिए इस स्पेस में हमारे लिए भी जगह है, थोड़ा सा हम भी मार्केट शेयर गार्नर कर लेंगे, उसी प्राइस पे बेचेंगे। इन्होंने डिसाइड किया था कि नहीं, हमको मार्केट शेयर लेना और हमको इस पूरी मार्केट को डिसरप्ट करना। ये एज अ डिसरप्टर आए थे, तो इसलिए उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा ज़रूरी होगा। खैर एनीवे, अब एक काम करते हैं, चंदन जुड़े हमारे साथ, एक बार उनकी ट्रेड लेते हैं, फिर 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। चंदन, गुड आफ्टरनून। चंदन, बताइए क्या पिक किया आपने? जी देखिए, नमस्कार। बाजार में काफी उठापटक रहा है, नीचे के लेवल से रिकवरी भी आई है बट ऊपर के लेवल से सेल ऑफ भी हुआ है, तो काफी ट्रिकी रहेगा। मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा भारतीय एयरटेल पे, कि ऐसा काउंटर जहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नीचे के लेवल से बन जाए। तो भारतीय एयरटेल की आप यदि बात करें तो नीचे के लेवल से बाइंग हो रहा है, पुराने जो सपोर्ट है वो होल्ड है, खरीदारी की हम यहाँ पे सलाह देंगे। मौजूदा लेवल से देखें तो 1688 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 1770 के टारगेट के लिए। ओके, भारतीय एयरटेल गाबा सर की भी पिक थी। आज सुबह मेरी स्पॉटलाइट में भी था भारतीय एयरटेल, एक्चुअली आई थिंक आज था, कल था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, आई थिंक आज ही था सुबह भारतीय एयरटेल स्पॉटलाइट में। और हाँ, आज सुबह था भारतीय एयरटेल स्पॉटलाइट में। 2 ही स्टॉक बचे थे ग्रीन स्कैनर में और इसलिए दोनों लेने पड़े, और आज भारतीय में अच्छे मूव्स हैं। खैर चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। मानस से लेंगे सस्ता ऑप्शन, उसके बाद राजेश जी से लेंगे एफएनओ सुपरस्टार, आशीष कयाल तैयार है हमारे लिए एक चार्ट का चमत्कार लेकर, और फिर गुरांग जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा ट्रेड के लिए। मानस, आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए आई थिंक ग्लेनमार्क पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्लेनमार्क 3 दिनों से लगातार सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है और ये अब अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। उम्मीद कर सकते हैं कि 1375 का जो सपोर्ट है उसको भी स्टॉक ब्रीच कर सकता है।
इसलिए ग्लेनमार्क के 1400 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 46 रुपीस के प्राइस चल रहे हैं, इसमें आपको 29 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 75 के टारगेट सेट करने हैं। ग्लेनमार्क 1400 की पुट। अभी माना जी से खुल के बात करेंगे इस कॉल के बाद एक और मुद्दे पर, लेकिन पहले इस चार का चौका को पूरा कर लें। राजेश सतपुते जी का ट्रेड है एफएनओ सुपरस्टार। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी देखिए, मैं सेल साइड का ट्रेड लूंगा और वो है ओपेराय रियलिटी। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसने अपना जो रिसेंट लो था वो भी तोड़ा है, तो यहाँ पे वीकनेस आएगी, तो इसका टारगेट होगा करीबन 1560 का, 1560 का टारगेट होगा। सो ओपेराय रियलिटी इज अ सेल, स्टॉप लॉस होगा 1680 का। ओबेरॉय रियलिटी 1680 का स्टॉप लॉस, सेल साइड की फिलहाल ये ट्रेड आती हुई। चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष ख्याल जी के पास चलते हैं। आशीष जी बताइए चार्ट का चमत्कार आपका। देखिए जो ट्रेड होगा वो है एसबीआई कार्ड पे। बहुत शानदार रिकवरी देखी गई है आज के लो से। 20 डीएमए से बाउंस बैक शार्पली दिया है स्टॉक ने और एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया। प्रायर प्राइस एक्शन के सपोर्ट से भी बाउंस हुआ है, तो यहाँ पे एसबीआई कार्ड पे बाई की राय होगी। टारगेट ऊपर में आते हैं करीबन 870 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 786 का। ओके, तो ये इस समय एसबीआई कार्ड पर एक बाय ट्रेड। गौरांग जी आपने क्या पिक किया मिड कैप फंडा में? तो अनुज भाई, जैसे हमें सबको पता है मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा बिकवाली हुई है और इस बिकवाली का मेरे ख्याल से निवेशकों को फायदा उठाना चाहिए। हॉस्पिटलिटी क्षेत्र की कंपनी है इंडियन होटल्स। काफी कुछ विस्तार योजनाएं हैं इंडियन होटल्स की आने वाले 3 से 5 सालों में। रूम टैरिफ्स कोविड के पश्चात तो बढ़े, लेकिन आने वाले सालों में भी करीबन 15% से ज्यादा की बढ़त इंडियन होटल्स में आने की पूरी संभावना लग रही है। ये सभी समीकरण को सामने रखते हुए 930 के आसपास के लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए निर्धारित किए हैं बुनियादी तर्क के आधार पर। इंडियन होटल्स आपकी बाय कॉल। इस श्रृंखला की शुरुआत की थी आज हमने सस्ता ऑप्शन से, ट्रेड पिक किया था माना जायसवाल जी ने। आज इन्होंने पुट ऑप्शन बाय की ग्लेनमार्क की 4825 पे ट्रेड करते 1400 की पुट। उसके बाद राजेश माफ कीजिएगा सतपुते जी ने ओबेरॉय रियल्टी के फ्यूचर्स को सेल किया 1560 पे। आशीष कयाल चार का चमत्कार उन्होंने पिक किया, उन्होंने ट्रेड रिकमेंड किया एसबीआई कार्ड्स 870 के लक्ष्य के लिए, जिसका जिक्र मैं कुछ देर पहले कर भी रहा था। और गौरांग शाह जी ने मिड कैप फंडा पिक किया इंडियन होटल्स 728.40 पर। अनुज, मैं जो मानस से बात कर रहा था, मानस ने वो कसम खा रखी है, वो था ना कसम माँ भवानी की बाय नहीं दूंगा, है ना। एक भी बाय ट्रेड नहीं है मानस। आजकल आप एफआईएस के खेमे में बैठे हुए हैं। नहीं तो देखिए ट्रेंड के साथ चलेंगे। अगर ट्रेंड वीक है तो बेहतर रहता है कि सेल रिकमेंडेशन करवाना। नहीं वैसे अच्छी बात है, वैसे सिर्फ मानस अच्छी बात, नहीं, मतलब मैं तारीफ ही कर रहा था आपकी। हाँ हाँ, आई थिंक मानस, रचना जी, आई थिंक शिल्पा जी, आई थिंक सब सेल पे एकदम अड़ गए हैं कि बस सेल कॉल ही देनी है इस मार्केट में। वैसे ये बताऊँ, कई बार ना ये कई बार ये अप्रोच अच्छी होती है वीरू, कि अगर बड़ा ट्रेंड डाउन साइड का है तो आप उसी में फिर चीज़ें ढूंढिए, उसी में ट्रेड ढूंढिए और उसी में शायद पैसा बनेगा। अब देखिए मिड कैप इंडेक्स वापस 420 पॉइंट नीचे आ गया, ये ग्रीन में आ गया था एक समय पे। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट ग्रीन में आ गया था, ये वापस फिसल गया। एडवांस डिक्लाइन की लाइन एक बार वापस देख लीजिए आप, अगर आ सकती है तो। ये भी देखिए किस तरीके से वापस एडवांस डिक्लाइन थोड़ा ख़राब हो रहा है। 800 बढ़ने वाले शेयर और 1800 गिरने वाले शेयर, तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको डाउन साइड पर दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ें। और अच्छा, मिताली स्टूडियो में, तो ज़रा बता दीजिए किस लिए आई है मिताली जी? हाँ, कल के नंबर्स की प्रीव्यू करते हैं। चलिए, अब कल निफ्टी में हिंडाल्को के नंबर्स आएंगे, साथ ही एफ&ओ मार्केट में यूबीएल, मनापुरम, इनको मिलाकर 5 नंबर्स आने वाले हैं। हमारे साथ कंचन और मिताली दोनों जुड़े हैं, जानते हैं कैसे रहेंगे नंबर्स। पहले मिताली के पास चलते हैं और जानते हैं हिंडाल्को और मनापुरम के नंबर्स कैसे रहेंगे। मिताली गुड आफ्टरनून, पहले बताइए हिंडाल्को। गुड आफ्टरनून। तो सर यहाँ पे जो पैट है वहाँ पे 50% का हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 3500 करोड़ के आसपास यहाँ पे ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू में भी 10% के इजाफे के साथ 57,855 के आसपास फिगर रजिस्टर होता नजर आ सकता है। एबिटा में 13.5% की ग्रोथ, साथ ही एबिटा मार्जिन में 138 BPS की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो नोवेलिस का वॉल्यूम और मार्जिन है वो कमजोर रहने की उम्मीद है, लेकिन इंडियन ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जिससे नोवेलिस का जो परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस है वो ऑफसेट होता नजर आएगा। मल्टीपल केपेक्स प्रोजेक्ट्स का जो कमिश्निंग टाइमलाइन है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही जो नोवेलिस की डिमांड आउटलुक और एबिटा पर टन की गाइडेंस है वो भी क्रिटिकल एरिया रहेगी फोकस करने के लिए। और मैनेजमेंट कमेंट्री, ग्रोथ मार्जिन, सस्टेनेबिलिटी और डिमांड रिकवरी के लिए यहाँ पे की फोकस में रखना जरूरी है। अब अगर मैं मनप्पुरम की बात करूँ तो वहाँ पे हमें पैट में 13% की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 12.5% तक की ग्रोथ के साथ पीपीओपी जो है वो 10% अपसाइड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो एक्सपेक्ट करने लायक चीज़ है वो है कि गोल्ड का जो AUM है और कंसोलिडेटेड AUM है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें फ्लैट देखने को मिल सकता है। साथ ही क्रेडिट कॉस्ट में 80 बेसिस पॉइंट्स का जंप हो सकता है और जो फिगर है वो 3.1% के आसपास यहाँ देखने को मिल सकता है। मार्जिन में भी 10 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल सकती है और जो स्प्रेड है वो 35 बेसिस पॉइंट्स डाउन हो सकता है। यहाँ पे गोल्ड लोन ग्रोथ का ट्रेंड देखना एक क्रिटिकल फोकस एरिया रहेगा। साथ ही मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो ग्रोथ मार्जिन और क्रेडिट कॉस्ट पर मार्केट के सेंटिमेंट को यहाँ पे ड्राइव करती नजर आ सकती है। ठीक है, तो ये बात हुई मनप्पुरम और एक और स्टॉक हिंडाल्को की बात। अब चलते हैं यूबीएल का नतीजे कैसे रह सकते हैं, ये कंचन बताइए। कंचन बताइए आपका फेवरेट यूबीएल। ठीक है, यूबीएल के नतीजे जो है हमें रोबस्ट साइड में देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 13% का यहाँ पे इजाफा एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाए तो वो भी 24% तक हमें यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है साल दर साल। ऑपरेशनल नंबर्स भी पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। एबिटा में 27% उछाल की संभावनाएं जताई जा रही है और जो कंपनी के मार्जिन हैं वो भी यहाँ पे 1 से 2% तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब जो ये मार्जिन बढ़ रहे हैं, बेसिकली जो कंपनी ने कॉस्ट इनिशिएटिव बहुत सारी चीजें की थी उसके चलते बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ हमें Q3 में करीबन 6% तक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इनफैक्ट जो कंपनी का रियलाइजेशन ग्रोथ है वहां पे भी 5 से 6% का इजाफा आ सकता है। लेकिन जो कंपनी के ग्रॉस मार्जिन है वहां पे हमें स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो बार्ले के प्राइसेस थे उसमें अभी हाल ही में हमने थोड़ा सा इंक्रीज देखा था। फोकस एरिया आपका क्या होगा, बेसिकली स्टेट मिक्स कैसा है और रियलाइजेशन ग्रोथ कैसी है, और साथ ही साथ अभी जो रिसेंटली कंपनी ने रिज्यूम किया है तेलंगाना में अपने बेवरेजेस का, तो उससे चल के वॉल्यूम ग्रोथ में किस तरीके की तेजी आएगी। और अब जो बियर की डिमांड है वो नॉर्थ साइड में और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सीजनल टाइम पे हम देखते हैं कि सर्दियों के टाइम पे बियर की डिमांड कम हो जाती है, लेकिन जब जिस तरीके से गर्मी आ रही है तो हो सकता है कि Q4 में इसका असर हमें देखने को मिले। वॉल्यूम्स कंचन ने कहा 6%। कंचन वो फ्लेवर्ड बियर वाला क्या हुआ, योगदान दिया था क्या आपका भी था इसका? नहीं, उसके बाद शायद से आप गए थे ना गोवा, आप लेके ही नहीं आए, योगदान नहीं मिल हो पाया पूरा। नहीं मैं बता रहा हूँ अनुज, कंचन उस दिन वो लिंक देते थे, जितने चटकारे ले रही थी ना, मेरे को लग रहा था वॉल्यूम्स बढ़ेंगे इस बार, है ना? वही हो रहा है इस बार। नहीं मैं बियर नहीं, आपकी आपस की बात है, आपस में निपटा लीजिए। हाँ, लेकिन खैर कंट्रीब्यूशन किसका कितना रहा कितना नहीं रहा, ये तो खैर कंचन बहुत उत्साहित थी इसलिए पूछा था। एनीवे हाँ, नहीं वैसे खैर वो तो आपने सही कहा, उस दिन मैं वो टारगेट बन जाती हूँ, बस बात है मैं टारगेट बन जाती हूँ। चलिए कोई नहीं, खैर वैसे यूबीएल पे बात कर लेते हैं। हाँ, स्टॉक का वैसे काफी स्ट्रांग रहा है। हाँ हो रहा है। और आज भी अगर आप देखिए यूबीएल आपके स्क्रीन पे, जरा प्लीज लेके आएंगे, जरा एक बार हल्का सा चार्ट चेक लेते हैं, फिर आगे नंबर से बढ़ेंगे। यूबीएल इससे बातचीत करते हैं प्रकाश सर से। प्रकाश सर, यूबीएल पे आपका टेक, और 2047 पे एक अच्छा बेस है इसका 1980 और 1950 की रेंज में, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं नंबर से पहले इस स्टॉक को? एक्चुअली अगर डिप्स मिले यूनाइटेड ब्रेवरीज में तो खरीदारी के लायक है, लेकिन डिप्स कहां तक मिले? 1950 वहां एक 200 मूविंग एवरेज भी है, अच्छा ट्रेडिशनली बेस बना हुआ है, और अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो मुझे लगता है यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है समवेयर बिटवीन 1900 टू 2200, और एक बार 2000 बाहर निकल गया तो फिर अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कंसोलिडेशन नजर आता है, तो नजरिया थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए, और डिप्स मिलती है खरीदना चाहिए, और थोड़ा पिन पॉइंट रहेगा, सफर करना चाहिए, एक अपमूव मिलना चाहिए यूनाइटेड ब्रेवरीज में। बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल गाबासा की तरफ से आती हुई, एक बार स्टॉक रखी TCS, डे लो को हिट करता हुआ ये स्टॉक TCS में देखिए, और डे लो को हिट करता हुआ और यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। चंदन जी, TCS कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक, और आगे क्या लग रहा है, जिनके पास है वो क्या करें? देखिए, TCS की बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग काउंटर्स में है। हालांकि अच्छी बात यह है कि IT में इतनी गिरावट नहीं हुई है, बट पिछले 5 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन के जो पुराना मल्टीपल सपोर्ट था लगभग 4000 के आसपास का, उसको तोड़ा है।
और इनफैक्ट 4000 की पुट में अनवाइंडिंग के साथ में कॉल राइटिंग हो रही है, तो 4000 4020 एक इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। किसी के पास है तो अब बने ही रह सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे निकलने से कोई मतलब नहीं है। पिछले काफी वीक से बात करें तो 4500 से 4000 के नीचे काउंटर फिसल चुका है, बट ध्यान रखें कहने की अभी भी 3850 से लेके 3830 तक नीचे जाने की जगह है। तो एक बार तक आपको वहां तक पैसेज बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा स्ट्रक्चर से थोड़ी और बिकवाली वहां तक बननी चाहिए। गौरांग जी, इनफैक्ट आप एक बार आईटी पैक देखें तो टीसीएस है, विप्रो है जिसमें गिरावट देखने को मिल रही है, इन्फोसिस, इनफैक्ट ये पूरा ही सेक्टर ही गिरकर कारोबार कर रहा है जिस तरीके से बाजार में अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिल रही है। आपको कोई स्टॉक्स अभी फिलहाल पसंद आ रहे हैं? इनफैक्ट मिड कैप से भी मैं पूछना चाहूँगी और लार्ज कैप दोनों से। चलिए हम मिड कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों ही श्रेणी में से आपको शेयर बता देते हैं, क्योंकि हमारी खरीदारी की राय आईटी सेक्टर पे तो है ही, लेकिन इन सब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, तो लार्ज कैप में अगर आप हमें पूछे, ऐसे तो काफी सारे नाम है, लेकिन टीसीएस और एचसीएल टेक, ये दो लार्ज कैप यानी कि दिग्गज। मझौले शेयर्स की सूचकांक जो है वहां पर एलटीआई, माइंडट्री और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, छोटे में साइंट लिमिटेड और केपीआईटी टेक, ये 6 नाम होंगे अगर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ध्यान देना। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 1345 पे। अच्छा चंदन, जब है तो उनसे बातचीत करते हैं एक स्टॉक को लेकर। चंदन, सिंस आपके जो बहुत सारे क्लाइंट्स होते होंगे, शॉर्ट टर्म, कुछ मीडियम टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म, ये आपने बजाज फाइनेंस पे एक व्यू लिया था कि हम होल्ड कर रहे हैं बजाज फाइनेंस, हम ऐड कर रहे हैं बजाज फाइनेंस, और अगर आप इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स वर्सेस स्टॉक का कंपैरिजन करें, आई मीन हम कहते तो हैं कि भाई चलो बजाज फाइनेंस गिरा है, बट इन कंपैरेटिव एनालिसिस ना, इसने होल्ड किया है लेवल्स को। एट 1784 आपका आउटलुक क्या है? क्या अगर मेरे पास भी लिक्विडिटी है तो थोड़ा सा फोकस करना चाहिए बजाज फाइनेंस पे? बिल्कुल, देखिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों की बात करें तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव व्यू है, और कहीं ना कहीं बाजार की गिरावट के मद्देनजर यहाँ पे बिकवाली आई है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी आएगी। मुझे याद है इसका मेजर जो सेटअप बना था वो 7500 के आसपास बना था, और वहां से अच्छा खासा मोमेंटम इसने 8500 8600 की तरफ दिया। मैं यदि बजाज फाइनेंस की बात करूं तो अगेन आप देखोगे 4 दिन का डिक्लाइन कंप्लीट हुआ है, एक पॉजिटिव प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है। तो खरीदारी की बिल्कुल सलाह रहेगी, किसी के पास लिक्विडिटी है और या फिर किसी को हेवेट्स की तरफ जाना है या नया पोर्टफोलियो भी बनाना है तो बजाज फाइनेंस पे दाव लगाना चाहिए। मौजूदा लेवल की बात करें थी बजाज फाइनेंस की तो 8000 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में वापस 8600 से 9200 तक के टारगेट के लिए। सिमिलरली बजाज फिनसर्व की भी बात करें तो वहां पे भी ऐसे सेटअप है, और मेरा मानना है कि बजाज फिनसर्व भी इसी तरह से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना चाहिए। तो बजाज B2 यानी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व कहीं ना कहीं इस बाजार में अपने आप को नीचे के लेवल से होल्ड करके रिकवरी दिखाने में कामयाब रहेंगे। ओके, बजाज फिनसर्व 1783 पे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, एक तो देखिए हमने जो अशोक लेन पे डेडिकेटेड डिस्कशन किया था, अशोक लेन ने इस कार्यक्रम में 4 रुपये का मूव और दिया है, नाउ इट्स 218, और मैं इसका जिक्र अब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका लास्ट ड्यू एवरेज है, 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन स्क्रीन पे एक चीज़ विजिबल है, सीमेंट में कुछ देर से बाइंग आ रही है। लुक एट अल्ट्राटेक, डालमिया, इंडिया सीमेंट्स। एक बार डालमिया रखेंगे, मैं एक बार इसके कॉल्स को देख रहा था माफ़ कीजिएगा, डालमिया को लेके आइए, यस 1797। आशीष, आप कुछ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से पिक कर पा रहे हैं इसमें? हाँ देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ पर हमने एक अच्छा खासा रुझान देखा है, रिवर्सल होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर एक बाइंग इमर्ज हो सकती है डालमिया भारत में भी। करीबन 1797 1798 के आसपास चल रहा है, और इसने जो लो बनाया आज के दिन में 1740 का बनाया, वहीं से रिवर्सल दिया, तो एक गुंजाइश एक पुल बैक आ सकता है। डेली चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग इसने रिवर्सल कैंडल बनाई है, जो आज का हाई है, लेकिन फिर वो निकलना इंपॉर्टेंट होगा। 1810 अगर ये निकाल देता है तो पॉजिटिव रुझान 1850 तक बन सकता है। आज का लो 1750 का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं 1810 के ऊपर बाय की राय दूंगा। 1850 शॉर्ट टर्म के टारगेट के लिए देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए मीनवाइल मार्केट में एक और रिकवरी आ रही है। ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी वापस कोशिश हो रही है लोअर लेवल से रिकवरी की। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ अब क्योंकि पोर्टफोलियो इतना लाल है और म्यूचुअल फंड्स में लगातार पैसा आ रहा है, हम बात कर रहे हैं कुछ बड़े म्यूचुअल फंड CIO से, और आज हमारे साथ इस कड़ी में जुड़े हैं टाटा एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज़ राहुल सिंह। राहुल जी इन्वेस्टिंग की दुनिया में 27 सालों का अनुभव रखते हैं, उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में क्या रणनीति रखे। राहुल जी, गुड आफ्टरनून। और
क्योंकि आपने बेयर मार्केट्स देखी हैं, आज सुबह मैं एक देख रहा था कि काफ़ी फंड मैनेजर्स ने भी करेक्शन नहीं देखी हैं, इन्वेस्टर्स तो क्या ही बात करें। लेकिन कंसिडरिंग आपने पास्ट बेयर मार्केट्स देखी हैं, इस मार्केट में खास तौर से जो मिड और स्मॉल कैप में इतनी ब्रूटल करेक्शन हो रही है, क्या अप्रोच होगी? इन्वेस्टर्स जो पेन में हैं, जिनके पोर्टफोलियोज काफ़ी अब रेड में हैं, वो क्या करें? देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप की वैल्यूएशन आज मैं अगर कंपेयर करूं लार्ज कैप से, तो मिड कैप आज भी काफ़ी प्रीमियम पे चल रहे हैं, 50-60% प्रीमियम पे हैं, और स्मॉल कैप की प्रीमियम काफ़ी कम होगी। और स्मॉल कैप में क्या है, हमें चॉइस काफ़ी मिल जाती है, स्टॉक्स की सिलेक्शंस काफ़ी मिल जाती है। तो स्मॉल कैप फंड में वैल्यूएशंस थोड़ी ज़्यादा जल्दी से करेक्ट हुए हैं और ज़्यादा जल्दी से रीजनेबल हो रहे हैं। बट पिछले 2 साल को अगर मैं देखूं साथ में, तो ये हमेशा एक दौर आता है मार्केट में कि मिड एंड स्मॉल कैप बहुत स्ट्रांगली आउट परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद फिर 2-3 साल लार्ज कैप जो है उसमें कैचअप करते हैं। तो आई थिंक हम उस फेज से गुजर रहे हैं, और अभी हम उस फेज में एंटर कर चुके हैं, मेरा ये मानना है। और ये फेज शायद आज से नहीं शुरू हुआ, ये फेज शायद अगस्त सितंबर से शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है कि आज के माहौल में फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, इन कैटेगरीज का महत्व ज़्यादा है, फोकस फंड, इन कैटेगरीज की महत्व ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी तक आपने क्या देखा था पिछले 1.5 साल में, ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में फ्लोज आए थे, या फिर थीमेटिक फंड्स में ज़्यादा फ्लोज आए थे। आई थिंक वो फेज अब खत्म हो गया, क्योंकि हमने देखा है कि थीमेटिक फंड एक स्ट्रॉन्ग साइकिल आती है, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आती है 1-2-3 साल के लिए, और उसके बाद जो है कोई और सेक्टर उसकी जगह ले लेता है। और मुझे लगता है कि वो सेक्टर रोटेशन चलते रहता है, और अब मुझे लगता है जैसे बैंकिंग और फार्मा का समय है। लेकिन ये सबको अगर मैं साइड में रखूं और एक कोर कैटेगरीज की बात करूं, तो मुझे लगता है लार्ज कैप एज अ कैटेगरी, और लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, ये तीनों कैटेगरी से बाहर जाने की जरूरत आज ज़्यादा नहीं है। स्मॉल कैप एक्सपोजर ऑल्सो हमने देखा था कि कुछ इन्वेस्टर्स की स्मॉल कैप मिड कैप एक्सपोजर उनकी पोर्टफोलियो में से 50-60% हो गया था। आई थिंक वो अनहेल्दी है, और वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि स्मॉल कैप एक्सपोजर किसी की पोर्टफोलियो में भी 15-20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि रिस्क एपेटाइट हर आदमी का डिफरेंट है, कोई यंग है, कोई ओल्ड है, तो उसकी थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती हैं। बट एज एन एवरेज इन्वेस्टर स्मॉल कैप एक्सपोजर को आपको कुछ हद तक सीमित रखना चाहिए, और वो सीमा आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे हमने देखा कि क्रॉस हो चुकी थी, और वही आई थिंक वो करेक्ट हो जाएगा। उसको आई थिंक वो करेक्शन अगर अभी कर लें तो बेटर है। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं सिर्फ एक इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स में तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त मूव रहे होंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स ने अप्रैल 2023 से लेके जो सितंबर 2024 तक के करीब 1.5 साल में 110-120% रिटर्न दिए थे इंडेक्स लेवल पर, स्मॉल कैप इंडेक्स ने। इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो हम क्या ही बात करें। अब वहाँ से हम करेक्ट हुए करीब 20%। तो क्या ये माना जाए कि अभी और मीन रिवर्जन हो सकता है, यहाँ से और 20-25% गिर सकते हैं? देखिए, मीन रिवर्जन जो होता है वो सेक्टर, और हम केवल स्मॉल कैप को एज ए कैटेगरी नहीं मान सकते हैं। आई थिंक इसमें हमें उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि स्मॉल कैप में किन सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। आई थिंक सारे स्मॉल कैप को एक ब्रश से हम पेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सेक्टर्स जैसे थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड, डिफेंस, पावर, पीएसयूज, रियल एस्टेट। आई थिंक वहां पे एक जो वेव आई थी और जो फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टॉक प्राइसेस या वैल्यूएशंस थी वो फंडामेंटल्स को एक्सीड कर रहे थे, और आई थिंक वो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो हमें ये सिंप्लीफाई करके ये सेक्टर बाय सेक्टर देखना पड़ेगा। ये इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि स्मॉल कैप में नॉर्मलाइज हो गया या मीन रिवर्जन होगा। आई थिंक अब जो है मार्केट काफी स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा। हमने देखा है कि एक ही सेक्टर में, जो कि पावर हो या रियल एस्टेट हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ कंपनीज अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो अब मुझे लगता है मार्केट इस दौर में पहुंच चुका है जहां पे विद इन द सेक्टर, उस सेक्टर के अंदर भी डिस्टिंक्शन होने लगेगी।
और ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है जो आई थिंक हम ऑलरेडी उस फेज़ में घुस चुके हैं जैसा मैंने बोला, और ये फेज़ काफ़ी लंबा चल सकता है, 12-18 महीने चल सकता है, जहाँ के आपको इंडेक्स लेवल पे ज़्यादा रिटर्न ना दिखे या इंडेक्स लेवल पे आपको ये दिखे कि लार्ज कैप इंडेक्स मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट विद इन मिड एंड स्मॉल कैप भी आपको अल्फा मिलेगी, आपको वेरिएशन मिल सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी की वैल्यूएशन और एक्सपेक्टेशंस को हमें मैप करना पड़ता है, और जब हम उसको मैप करते हैं तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन उस कंपनी की कैपेबिलिटी से ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो वहीं पे डिसअपॉइंटमेंट्स की जो चांसेस है वो बढ़ जाती हैं, और वही अभी हो रहा है काफ़ी कंपनीज में। ओके, अच्छा राहुल जी, अभी तो हम एज पर देयर मार्केट कैप आपके इस प्रश्न के जवाब में हम बात कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण घटना हुई 1-2 दिन में, मतलब एक हफ्ते के भीतर में आपका रेट कट हुआ, उसके बाद उससे पहले आरबीआई ने ये सुनिश्चित किया कि बाजार में एक एम्पल और एक सही प्रकार की और मात्रा में लिक्विडिटी मौजूद रहेगी। आप रेट सेंसिटिव्स को इस अध्याय के बाद, इस इवेंट के बाद कैसे देख रहे हैं? नाउ वी हैव बैंक्स, आपके पास एनबीएफसीज हैं, आपके पास ऑटो है, आपके पास रियल स्टेट है, आपका सबसे कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू कहां पर होगा? देखिए, हमारा पॉजिटिव व्यू बैंक्स और लार्ज एनबीएफसीज पे होगा, और बैंक्स में प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा झुकाव है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं, उनकी वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल हो गई है। तो बैंकिंग में 2-3 इश्यूज थे। एक तो डिपॉजिट ग्रोथ वाज स्लो, क्रेडिट ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से थोड़ी स्लो हो गई थी, और रेट कट का एक जो था डर था या ओवरहैंग था वो काफ़ी बना हुआ था। अब वो एक एक करके सारी चीज़ें जो हैं एक एक करके उनकी कंसर्न जो है ख़त्म हो रही है। आरबीआई ने भी बहुत क्लियरली बोला है और रिकग्नाइज किया है कि बैंक्स के ऊपर कुछ जो नॉर्म्स थी, जैसे एलसीआर नॉर्म्स थी, ईसीएल नॉर्म्स थी, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है या डेफर कर दिया गया है। लिक्विडिटी के लिए आरबीआई ने बहुत क्लियरली ये मैसेज भेजा है कि वो लिक्विडिटी को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक ग्रोथ की तरफ उनका आरबीआई का झुकाव रहा है, और बैंक्स को एक्नॉलेज करते हैं कि बैंक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उस ग्रोथ को। अगर हमें वापस लाना है 5.4% जीडीपी ग्रोथ रेट जो सितंबर क्वार्टर में था, उससे हमें 6.5, 6.7 जाना है। तो टैक्स कट तो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था ही, बट क्रेडिट ग्रोथ और बैंक्स को हम कैसे इनेबल करें कि क्रेडिट ग्रोथ वो वापस करना शुरू करें और इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ रेट को सपोर्ट करें। आई थिंक वहाँ पे मुझे लगता है बैंकिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा अगले साल। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, इक्विटी में पैसा जब बनता है जब वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स अलाइंड हों। आज पिछले 1.5 साल से वैल्यूएशन तो अलाइंड थी बैंक्स की, लेकिन फंडामेंटल्स में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। अब वो कमी एक एक करके कम हो रही है या खत्म हो रही है। तो अब जो है मुझे लगता है वैल्यूएशन भी अच्छी है, और फंडामेंटल्स में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो धीरे धीरे ही होगा, लेकिन अब ये पाथ क्लियर हो गई है कि रास्ता क्लियर हो गया है कि कैसे इम्प्रूवमेंट होगा और किन कारणों से होगा। तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी रेट सेंसिटिव में ऑटो में 2 व्हीलर्स अभी हमें ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल्स से नेक्स्ट, उसके बाद फिर 4 व्हीलर्स। तो इस टाइप से ऑटो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो उसको सिंप्लीफाई करके बोलना आसान नहीं है। रियल एस्टेट जो कि हाई रेट साइकिल में भी अच्छे डिमांड के दौर से गुजरा, वहां मुझे मेरा मानना है कि रेट्स ने कभी डिमांड डिस्ट्रक्ट किया ही नहीं। तो वो रेट सेंसिटिव बोलने के लिए है, बट मेरे हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो रियल एस्टेट का रहा है वो तो हाई इंटरेस्ट रेट्स में रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि डिमांड को हाई इंटरेस्ट रेट से कोई भी फर्क पड़ा, और देयरफॉर जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी तो ऐसा नहीं है कि मैं रियल एस्टेट पे ज्यादा पॉजिटिव हो रहा हूं। जो चल रहा था वैसा चलते रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि बैंक्स, ऑटोज और रियल एस्टेट, ये ऑर्डर में रेट्स का इम्पैक्ट है। बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट फिलहाल अभी आपको सही लग रहा है। गुड आफ्टरनून राहुल जी, श्रेया बात कर रही हूँ। सर, अभी तक आपने Q3 रिजल्ट देखा और ये आखिरी हफ्ता है, फ्राइडे को रिजल्ट अर्निंग सीजन खत्म हो जाएगा। मैं कोई वाव फैक्ट तो दिखा नहीं, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से, आपके नज़रिए से जानना चाहूँगी, कहीं आपको ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है? कौन सा सेक्टर बैंक्स, ऑटो, रियल को छोड़कर सर आपको वहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है?
देखिए फार्मा और हेल्थ केयर में अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। फार्मा में जो यूएस की जो आउटलुक है या जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी कंपनीज के अच्छा कर रहे हैं। प्राइसिंग वहाँ पे इन्वायरमेंट बेटर लग रही है, तो एक स्टेबल सेक्टर मुझे लग रहा है। दूसरा जो मुझे सेक्टर लगता है विद इन फार्मा इज हेल्थ केयर सेक्टर, जहाँ पे हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, उन सारे कंपनीज के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आई हैं और विजिबिलिटी भी अच्छी है और ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ है। जैसे हॉस्पिटल और हेल्थ केयर जो है इंडिया में एक मेरा मानना है कि अगले 5 से 10 साल में एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी के रूप में उभर के आएंगे। और तीसरी सेक्टर जो है वो इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस में अगर आप देखेंगे कि काफ़ी सारा लाइफ इंश्योरेंस में काफ़ी सारी रिस्क थी कि टैक्सेशन चेंज हो जाएगा या फिर कुछ चेंजेस होंगी, लेकिन आज जो नया इनकम टैक्स बिल आया उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, बजट में भी कोई चेंजेस नहीं थे। तो मुझे लगता है वैल्यूएशंस इंश्योरेंस में काफ़ी चीप हैं और जैसे जैसे डिपॉजिट रेट गिरेगी बैंक्स की प्रोपेंसिटी जो हो जाती है वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की मार्केटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो मेरा मानना ये है कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस दोनों की वैल्यूएशंस और आउटलुक अगले 1-1.5 साल के लिए विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। सर हम एमएफ डेटा की बात कर रहे थे, शुरुआत से डेटा आए और हमने देखा कि बाजार में भारी गिरावट के बावजूद निवेशकों का भरोसा जो है म्यूचुअल फंड को लेकर वो कायम ही है। लगातार एसआईपी के इन्फ्लोज बढ़े हैं, आंकड़े अच्छे लग रहे हैं। अब बहुत बेसिक सवाल सर, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जिस तरीके से बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है, जो नया निवेशक है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है वो कैसे नेविगेट करे? हालांकि आपने थोड़ा प्रकाश डाला और डिटेल में जानना चाहूँगी अपने पोर्टफोलियो को कैसे बनाए वो। देखिए 2 कैटेगरी में मानता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगले 1-2 साल के लिए। एक तो लार्ज कैप जिसका मैंने जिक्र किया, जो कि बड़ा सेगमेंट है, थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गया था क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप ने सारी लाइमलाइट जो है ले ली थी। तो लार्ज कैप में और फ्लेक्सी कैप में थोड़ा फोकस आएगा। और दूसरा जो सेगमेंट है वो एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी एसेट फंड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड की एक इम्पॉर्टेंस बढ़ गई है एसेट एलोकेशन में। और मल्टी एसेट फंड्स जो होते हैं वो एकमात्र ऐसे कैटेगरी हैं जहां पे हम गोल्ड का एक्सपोजर हमें मिल सकता है। और डेट इक्विटी भी डायनेमिक हो सकती है वैल्यूएशन को देखते, क्योंकि अब मार्केट जो है रेंज बाउंड हो सकता है अगले कुछ दिनों या कुछ क्वार्टर्स या 1-2 साल रेंज बाउंड रहे, बहुत ज्यादा इंडेक्स लेवल पे रिटर्न ना आए और वॉलेटिलिटी रहे, बिकॉज ग्लोबली ऑल्सो काफी चीजें चेंज हो रही हैं यूएस पॉलिसी को लेके। तो इस वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए मल्टी एसेट फंड, लार्ज कैप फंड, ये दोनों कैटेगरीज मुझे लगता है अगर किसी निवेशक को आज शुरू करना है, लमसम डालना है, तो यहां से वो शुरू कर सकते हैं। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, बाजार के लेवल्स पे बातचीत की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब आते हैं इस क्लोज की तरफ। इट्स 23043। अनुज, 22,800 को टेस्ट करने के बाद 23,000 पॉसिबली अपने साथ हम कैरी करें कल के लिए, और निफ्टी बैंक अपने साथ 49,000 का जोन और एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी कल कैरी कर रहा है। क्या करें, अप्रोच क्या रहेगी, लेवल्स टू वॉच फॉर टुमारो? बिल्कुल वीर, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छी रिकवरी आई मिड कैप में टुवर्ड्स द एंड। जैसे हमने वो स्पॉट किया था कि मिड कैप में एक और रिकवरी आ रही है, वो एक्चुअली काफ़ी ज़बरदस्त रही उसके बाद, और डे लो से तो खैर ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट की रिकवरी रही। देखिए मार्केट की क्लोजिंग ठीक ठाक है, आज सुबह जो लग रहा था उसके मुकाबले तो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है एक्चुअली। सुबह अगर आपने 10 बजे पूछा होता कि ये क्लोज चलेगी क्या, आप कहते चलेगी नहीं, दौड़ेगी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि लॉन्ग ले जाने की हिम्मत कोई करेगा क्या इस मार्केट में, ये सवाल है, क्योंकि काफ़ी कुछ शाम के एफआई जो डेटा आएंगे ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लो फिर आ गया 5,000, 6,000, 7,000 करोड़ ऐसा कुछ नंबर आ गया तो कल फिर सेंटिमेंट ख़राब होगा, कल फिर एक बार हो सकता है गैप डाउन हो जाए। लेकिन अगर नंबर उससे बेटर हुआ तो हो सकता है कि एक बार के लिए मार्केट प्रोटेक्ट करे। अच्छा एक और चीज़, कभी भी यहाँ पे एक बहुत क्रूशल लो, जैसे 22,800 के आज हमने सुबह बात की थी कि 22,800 सबसे क्रूशल लेवल है। मेक और ब्रेक जो पुराना 20 डेमा के बाद था वो 22,800 था। कभी भी
उस क्रूशल लेवल पर मार्केट एकदम से नहीं ब्रीच करेगा, एक बार के लिए तो वहाँ सपोर्ट लेगा। तो 22,800 पर एक बार तो सपोर्ट आ गया, दूसरी बार अगर टेस्ट होगा तो नहीं बचेगा वो। मेरा इवेंचुअल व्यू ये है कि वो नहीं बचेगा, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर बहुत ख़राब है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा जो बड़ा ट्रेंड है वो डाउन का ही है, वो कब वापस टेक ओवर करेगा ये देखना पड़ेगा। अच्छा, बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा बेटर किया रिलेटिवली, वहाँ से थोड़ा कंफर्ट मिलेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में मेरा मानना अभी भी यही है, हर रैली में से अपनी पोजीशन से लाइटन अप हो, वो मेरा एक व्यू रहेगा एज फार एज ब्रॉडर मार्केट इज कंसर्न। चलिए कल की तैयारी करते हैं और पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक में, उसके बाद फिर BTST कॉल्स लेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या कह रहे हैं? गुड आफ्टरनून। और आज ओवरऑल रिकवरी ठीक है और इसीलिए हाई बीटा स्टॉक जैसे कि टाटा मोटर्स पे डीलर्स दाव लगा ले हैं। यहाँ पोजिशनली उनको लगता है कि 700-725 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और इन जनरल ऑटो स्टॉक्स में आज बाइंग देखने को मिल रहा है बड़े दिनों बाद। ओपन इंटरेस्ट काउंटर का 3% नीचे है, तो क्लियरली यहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है इंस्टीट्यूशनल साइड से। इसके अलावा NMDC और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोनिक इश्यूज है उसके कारण आयरन और शिपमेंट्स डिस्टर्ब हुए हैं। आज इन जनरल NMDC के काउंटर में खरीदारी देखने को मिल रही है और डीलर्स को लगता है कि 65-66 तक के लेवल्स फेब सीरीज में आने चाहिए। यहाँ वो BTST की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओके, तो कुछ मेटल स्टॉक्स में BTST की क्लियरली इसमें एडवाइस आ रही है। BTST STBT ट्रेड शुरुआत करते हैं। बाय द वे, बैंक निफ्टी में क्लोज बहुत अच्छी हो रही है अब 49,500 के ऊपर। एक बार बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट दिखा दीजिए जरा। इंटरडे हाई 49,700 था, 48,700 के लो से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रिकवरी, और अब हम ऑलमोस्ट एक्चुअली इस समय पर 800 पॉइंट की रिकवरी के साथ बंद हो रहे हैं बैंक निफ्टी पर। एक बार बस वो बैंक निफ्टी की ऑफ डेज लो वाली प्लेट और चला दीजिए, एग्जैक्ट 800 पॉइंट इस समय एज वी स्पीक वो आपको दिखाई देंगे। चलिए ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं BTST ट्रेड्स की। गाबा सर बताइए, आप क्या कैरी करेंगे इस समय? लॉन्ग साइड स्टार्टिंग के शो में दो विकल्प थे, एक तो भारती था वो दे दिया, और दूसरा था SBI कार्ड। यहाँ पर तेजी नजर आती है, 816 पे ट्रेड करता है। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 808 का, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 रुपए ही है, 5-7 रुपए है बस। अपसाइड टारगेट करीब 840 के नजर आते हैं SBI कार्ड। एक बात है प्रकाश सर, कभी कभी फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बड़ा फायदा मिलता है। सबसे जो दो बेहतरीन काउंटर से प्रकाश सर ने पिक कर लिया है ना, भारतीय एयरटेल भी और SBI कार्ड्स का भी। चंदन जी, आप क्या पिक करेंगे? हैं? बिल्कुल, काफी अच्छे ट्रेड पिक है, इस बाजार में काफी सेलेक्टिव है और मेरी तरफ से मैं फोकस करूंगा टाटा कंज्यूमर को। कहीं ना कहीं टाटा कंज्यूमर पिछले लगभग 7-8 दिनों से अपने मल्टीपल सपोर्ट 1015, 1000, 1010 इसको सपोर्ट लेके होल्ड कर रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव बायस है। आज का प्राइस बिहेवियर इंडिकेट कर रहा है थोड़ा अप मूव आना चाहिए। टाटा कंज्यूमर पे खरीदारी की सलाह होगी। 1012-13 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 1080 तक के टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, टाटा कंज्यूमर चंदन जी के पिक। आशीष कयाल जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? BTST STBT? BTST के साथ जाना चाहूंगा। देखिए, गोदरेज एग्रोवेट में एक सुबह से ही बाइंग का दौर चालू है और जिस हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी देखी गई है, मेरे ख्याल से यहाँ से एक अच्छा BTST ट्रेड बन सकता है गोदरेज एग्रोवेट में। यहाँ पर बाई की राय होगी। ऊपर में टारगेट करीबन 790 का देखा जा सकता है इस स्टॉक के अंदर, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना है वो करीबन 730 का लगाना होगा। ओके, राजेश जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं? अनुज, देखिए मैं चोला फाइनेंस को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह से एक ब्रेकआउट हुआ था और आज इसने जो करेक्शन है, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन द निकलाइन, और ये जो निकलाइन थी वो करीबन 1320 के आसपास थी। पिछले 2 दिनों से इसी लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है, तो बस 1320 का ही स्टॉप लॉस होगा। चोला फाइनेंस लेके जाएंगे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा करीबन 1400-1410 का। ओके, और यहाँ पे चोला इन्वेस्ट आपकी कॉल 1352 पे। चोला अपने साथ जरा इसकी एक बार OI की पेट रखेंगे जरा प्लीज़। अच्छा, अपने साथ ये OI कैरी करता हुआ कल के लिए। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, ओबराय रियल्टी में एक बिकवाली करने का ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अभी जो इंटरडे सेशन में रिकवरी देखने को मिली, इस स्टॉक में उस तरह की रिकवरी देखने को नहीं मिली, तो स्ट्रक्चर वीक है। तो ओबराय रियल्टी के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1633 के प्राइस चल रहे हैं, 1666 के स्टॉप लॉस से ओबराय रियल्टी के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 1575 के टारगेट सेट करेंगे। रियल्टी पे ये फिलहाल रणनीति मानस जी की तरफ से आती है। गौरांग जी, आप बताइए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? श्रेया जी, अगर छोटी मध्यम अवधि की पाबंदी नहीं है तो लंबी अवधि के लिए हमने अभी कार्यक्रम की शुरुआत में अनुज भाई ने अशोक लेलैंड के बारे में पूछा था, तो ऑटो क्षेत्र से ही 2 पहिया वाहन बनाने की वाली कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। थोड़ी बहुत दिक्कत थी महीने दर महीने बिकवाली के आंकड़ों को लेकर के, लेकिन
जिस स्तर पर ये काम कर रहा है करीबन 4000 के आसपास श्रेया जी, वहां से नीचे के तरफ के दायरे हमें काफी सीमित नजर आ रहे हैं और एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य 4500 का निर्धारित किया है और हमें लग रहा है कि ये जो परिवर्तन निजी स्तर पर जो कर है वो उसका सकारात्मक सा रुझान आपको एफएमसीजी क्षेत्र में और बाकी अन्य में तो आते दिखेगा, लेकिन डिस्क्रिशनरी स्पेंड टू व्हीलर्स पे खास करके नए वित्तीय वर्ष में रुझान बेहतर होने की संभावना है। ओके, मीनवाइल आप एक बार जरा अब लेकर आइए प्रेस्टीज एस्टेट्स का शेयर। आज फिर F&O का टॉप लूज और 6.5% नीचे। इसके लिए तो F&O में एंट्री बहुत बुरी हुई है। इसका एक बार जरा थोड़ा लंबा चार्ट देखिए। ये 7 डे चार्ट 14% नीचे, एक महीने का चार्ट, एक महीने में चलो ठीक है इतना दिक्कत नहीं। हाँ, एक महीने में 14.5% और एक बार इसका 3 महीने का चार्ट और दिखा दीजिए जरा, 23% के करीब। आई थिंक 6 महीने के चार्ट में भी और ज़्यादा गिरावट दिखाई देगी आपको अगर 6 महीने का चार्ट और एक बार फायर हो जाए तो। ये देखिए करीब करीब 31%। 52 वीक हाई और फायर कर दीजिए जरा एक बार इसका, एक बार देख लेना 52 वीक हाई कितना था। 2075 का 52 वीक हाई था जून 2024 में। 2075 से 1200 वन वे स्लाइड है इस स्टॉक में। मानस चार्ट देखिए इसका, एक सबसे वीक स्टॉक रहा है। F&O में एंट्री के बाद तो खैर बहुत ही बुरा सीन रहा है। क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर? देखिए व्यू निगेटिव है। इस पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बिकवाली करने की राय दी थी। 1180 के टारगेट मेंशन किए थे इसके फ्यूचर में। और देखिए अनुज जी ध्यान रखिए कि स्टॉक अब अपने 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। जिस तरह के पैटर्न्स हैं और जिस तरह के वॉल्यूम्स आज देखने को मिले हैं, उसे कंसीडर करना चाहिए एक फ्रेश ब्रेकडाउन के लिए। और नेक्स्ट टारगेट 1125 के आसपास का भी हो सकता है पोजिशनल बेसिस पे। तो अगर किसी ने आज एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो उस शॉर्ट पोजीशन को लेके जाया जा सकता है। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1251 के ऊपर कर ले। 2 बजे की कॉल थी मानस आपकी। ये मार्केट असल में वीरू ऐसा हो गया कि कुछ याद ही नहीं रहता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतना मार्केट ने थका दिया है 3 दिन में। अभी तो मैं सोच रहा हूँ 2 दिन और बाकी हैं इस हफ्ते के। वही यक्ष प्रश्न यही है कि 2 दिन कैसे निकलेंगे और 2 दिन में निफ्टी कहाँ होगा। खैर प्रेस्टीज एस्टेट्स, हाँ बेहतरीन कॉल थी मानस की। चलिए अब मैं कल के दुर्लभ मार्केट ब्रेथ के बाद आपको आज थोड़ी सी अच्छी मार्केट ब्रेथ दिखाता हूँ। कल 2 लॉन्ग थे मात्र। आइए देखते हैं आज कितने लॉन्ग हैं बाजार में। मेरे ख्याल से आज बहुत ही बेहतरीन स्थिति है कल के वनस्पत, कल के मुकाबले। 72 लॉन्ग्स और 32 में शॉर्ट कवरिंग, यानी कंसोलिडेट फिगर 104 की। लेकिन नीचे विराजमान बियर ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही विराजमान है अभी एज ऑफ नाउ। शॉर्ट लगभग 103 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 25 में। अशोक लेन नंबर्स का रिएक्शन और बाकी रही एंजल वन और कैम्प्स, ये एक ओवरसोल्ड स्टॉक्स थे, इन्होंने एक पुल बैक लिया। यूनियन बैंक और SBI कार्ड्स में एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, मल्टी मंथ बेस क्रिएट होता हुआ। देन आज पूरा का पूरा मेटल्स शॉर्ट कवरिंग के दौर से गुजरा। सेल, नाल्को और बाकी मैक्स फाइनेंशियल्स में आज एक पुल बैक था। सोलार इंडस्ट्रीज PEL में करीब 2% का पुल बैक, शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी रही। थर्ड स्लाइड आएगी शॉर्टिंग वाली। शॉर्टिंग कहाँ पर हुई, दैट्स प्रेस्टीज एस्टेट्स जिसका जिक्र कर रहे थे। याद रखिएगा जून 2024 से लेकर अब तक लगभग 1000 रुपये रिट्रेस हो चुका है स्टॉक। दैन गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, ओवर रियल्टी। सेल लगी है जनाब रियल स्टेट में, लूट सके तो लूट लीजिए। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग वोडाफोन आइडिया, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, मन्नापुरम फाइनेंस और M&M फाइनेंशियल, सब में काफ़ी हद तक लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। एक स्टॉक और ले आइए जिसका शायद चलते चलते यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी होगा। फाइनली चंदन, ये बर्जर पेंट्स, काफ़ी डिस्कशन हो रहा था इसके नंबर्स को लेकर, उसके बाद बात भी की हमने, बट फाइनली अभी कंक्लूजन निकला नहीं ना। मतलब जब तक ये 500 के जोन को पार ना करे जहाँ पे 100 डे में अलाइंड है। बिल्कुल, देखिए मेजर ट्रेंड इसका अभी तक जैसे में देखने को मिला है और जब तक यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए। बट अच्छी बात यह है कि अब एक पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है। पॉजिटिव पैटर्न इज सिमिलर टू आपका हेड एंड शोल्डर जो पुलिस इंप्लीकेशन है, और मेरे हिसाब से अब की बार निकलेगा तब यहाँ पे बॉटम होते हुए नजर आएंगे। और इसका जो नेकलाइन का जो लेवल है बिल्कुल 497 से 500 के बीच में। बट ये लेवल निकल जाए तो यहाँ पे जरूर 5 से 8% का मूवमेंट मिलेगा, और इसलिए भी मिलेगा क्योंकि काफी बिटन डाउन नेम रहा है। शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे ट्रिगर होगा। और पैटर्न के हिसाब से मैं देखूं तो 440 का बॉटम है और 500 के आसपास का नेकलाइन है। 60 रुपए का मूवमेंट है, तो लगभग
30 से 40 रुपए का स्विंग बनना चाहिए। यदि 500 के ऊपर ये होल्ड करके पैटर्न को कंप्लीट करता है तो कम से कम 5 से 7% की रैली पैटर्न के बाद में 500 के ऊपर होल्ड करने में बननी चाहिए। तो आप या तो उसके ऊपर होल्ड करें तब करें, या स्ट्रेटेजी बनाए, या थोड़ा बहुत प्रीएम्प्ट करके भी काम कर सकते हैं। भाई एक बार बाटा देखते हैं जरा। बाटा में अच्छे मूव है, कल भी ये बिग स्टॉक में था हमारे, आज भी ठीक ठाक मूव है, लेकिन क्लियरली आज जो हमने शो के शुरुआत में स्टॉक डिस्कस किया था अशोक लेलैंड, वो नंबर्स देखकर ही लग रहा था कि ये कुछ कमाल करने के मूड में है। 8% अब ऊपर हो गया अशोक लेलैंड। गाबा सर जब हमने बात की थी तब 4-4.5% ऊपर था, अब 8% ऊपर। मुनाफा घर ले जाएं या फिर कल के गैप अप के लिए भी प्ले करें इसको? एक्चुअली कल ये मुझे एक था विकल्प अभी देने के लिए, लेकिन नहीं दिया क्योंकि डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इसमें अब भी अपमूव है। मुझे जो बेस बना है अशोक लेलैंड पे, यहाँ पर बढ़िया बेस है, 200 स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इसका रिग्रेट है कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, हमेशा नहीं है, बट इट्स गुड। 240 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है। कोई नहीं गाबा सर, किसी और के पोर्टफोलियो में होने दीजिए, थोड़ा किसी और को भी एक नई मर्सिडीज या फिर नई थार लेने दीजिए अगर स्टॉक चले तो। एनीवे, अशोक लेलैंड अच्छा मोमेंटम रहा यहाँ पर स्टॉक में आज पूरे दिन, और क्लोजिंग बहुत शानदार रही। चलिए अब पंचनामा का टीज़र लेकर आते हैं। श्रेया, क्या सवाल आया आज? जी सर, सवाल जुबिलेंट फूड पे शायद रिजल्ट भी आ गए इसके, और मुनाफा जो है कंसोलिडेटेड वो घटा हुआ है। हालांकि आज स्टॉक भी 4% करीब गिरकर क्लोज होने जा रहा है 636 के लेवल पर। रोहित पूछ रहे हैं जुबिलेंट फूड का रिजल्ट कैसा लग रहा है, साथ ही क्या करें? ये रिज़ल्ट का तो पता नहीं, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे ना कि जब भी ऑफिस में अगर कुछ किसी को ट्रीट देनी हो या कुछ करना हो, लास्ट ऑप्शन मेरे पास जो होता है ना वो होता है डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा। तो मतलब पिज़्ज़ा बहुत ख़राब होता है इनका, और बीच में इन्होंने थोड़े 1-2 अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई थी, लेकिन अब पता नहीं क्या वापस थोड़ा सा ख़राब हो गया है। आई थिंक ये स्टॉक भी उसी तरीके का है, या तो जबर चलता है या फिर ज़बरदस्त गिरता है। आई थिंक ऐसे स्टॉक्स में ना श्रेया, मेरे ख्याल से एज अ ट्रेडिंग प्ले आप अप्रोच करिए इनको। आप कभी पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं बना सकते। देखिए 6 महीने का मूव देखिए, क्या ही कर लेंगे आप इसमें, ना तो चला ना गिरा 6 महीने का चार्ट। आई थिंक 12 महीने का चार्ट ठीक है, पिछले 12 महीने में चला है। आई थिंक 2 या 3 साल के मूव देखिए आप, लॉन्ग टर्म में अगर इसको एक्सटेंड कर देंगे तो इसमें क्या है ना, इसमें टाइमिंग का मामला है। अगर आप ढंग से इसको टाइम कर पाएँ तो पैसा बनाए। फॉर एग्जाम्पल 12 मंथ फॉर्मेट में पैसा बना, उससे पिछले वाले 12 महीने में बिल्कुल पैसा नहीं बना था, तो इसको अवॉइड करें मेरे ख्याल से थोड़ा सा। कल वैसे अभी नंबर आए हैं, कल इसका व्यू देख लेते हैं ब्रोकरेजेस क्या कहती हैं, उसके बाद इस पर एक फ्रेश व्यू बनाएंगे। ठीक है, फ्रेश व्यू बनाएंगे। और राहुल जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्हाट फैक्टर्स आर कॉजिंग आईटी टू अंडर परफॉर्म इन फेब्रुअरी सीरीज? देखिए दिक्कत क्या हो जाती है ना, वो जैसे उसेन बोल्ट अगर 10 सेकंड में भागेंगे ना 100 मीटर तो हम उसको अंडर परफॉर्मेंस कह देंगे। आईटी चला इतना था कि उसमें हल्का सा गिरावट आ गई तो हम उसको अंडर परफॉर्मेंस कह रहे हैं। वैसे एक्चुअली अगर आप हाई से देखेंगे ना, अभी भी आईटी सबसे कम गिरा है बड़े इंडेक्सेस में, और उस हिसाब से आईटी ने अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर, जैसे विप्रो है फॉर एग्जांपल, विप्रो में अभी भी देखिए ये आईटी का चार्ट देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गया टॉप से। विप्रो का चार्ट देखिए आप, अभी भी अपने 52 वीक हाई के करीब ही है ये स्टॉक। इन्फोसिस अभी भी अपने 52 वीक हाई से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। हाँ, कुछ एक आध स्टॉक्स में करेक्शन आई है मिड कैप आईटी में, जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। इनफैक्ट आईटी के पास एक बड़ा टेलविंड रहा है। जिस तरीके से डॉलर रुपये पिछले कुछ दिनों में कोलैप्स हुआ है श्रेया, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये तो शायद एक हो सकता है कि इनके लिए पॉजिटिव ही रहे। ठीक है सर, अब बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, वो हम एड्रेस करेंगे मार्केट के पंचनामा में 3:35 पर। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और स्टॉक की बात करते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए अब बाजार के मूड माहौल में भी, इतने ख़राब मूड माहौल में भी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ही है। इसका 52 वीक हाई 1970 का, और ये फिलहाल 1947 के 45 के लेवल पर अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। गावा सर, कोटक महिंद्रा बैंक में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है क्या? मतलब गिरते हुए बाजार में भी इसने अभी तक कमान संभाल रखी है। यस, बाय वो कोटक महिंद्रा बैंक का जो हायर टाइम फ्रेम जो चार्ट है ना, उसकी वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर कंसोलिडेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और वो कंसोलिडेशन बेस है वो करीब 1700, 1650, 1700 के आसपास है, और वहां के अपर रेंज ऑफ द रेंज चल रहा है। यहाँ पर बाय एंड होल्ड स्टॉक है, 1945 पर ट्रेड कर रहा है। जब भी इसमें बढ़िया ब्रेकआउट मिलेगा वो 2200 पार कर लेगा। तो अगर आप नजरिया थोड़ा लंबा है, 1-2 दिन का नहीं है, तो फिर ले सकते, अदरवाइज लोअर लेवल ऑफ द बैंड, लोअर एज ऑफ द बैंड लेना चाहिए।
कोटेक फाइनली क्लोज होता हुआ एज पे, वो एज जो कि शायद परसों पार नहीं हुआ था, कल पार नहीं हुआ, लेकिन फाइनली आज एज पे फिर क्लोज होता हुआ 23057, एक डिसेंट क्लोज और सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन 23,000 के वॉल्यूशन के बाद 23,000 को रीगेन करके ले जाते हैं। अनुज के पास चलते बड़ी वॉल पे इस क्लोजिंग को देखने के लिए। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट के लिए ख़राब नहीं थी क्लोज, 18 पॉइंट ही नीचे था निफ्टी। बैंक निफ्टी तो ग्रीन में बंद हो रहा है 100 पॉइंट ऊपर। निफ्टी आईटी थोड़ा सा नीचे था, करीब करीब 0.5%। सुबह मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 2.5% नीचे था, एकदम फ्लैट बंद हो रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 3% नीचे था, एकदम फ्लैट हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन ये 1:10 का था, जो 1:1.6 पर बंद हो रहा है, तो बहुत शानदार रिकवरी मार्केट में। इसके अलावा अब आप देखिए सेक्टोरल हीट मैप आपके स्क्रीन पर आएगा, इसको लेकर आइए ज़रा। ये देखिए सुबह सारे सेक्टर्स रेड में थे, टुवर्ड्स द एंड काफ़ी सेक्टर्स ग्रीन में आए। पीएसयू बैंक अच्छा खासा ग्रीन में आया, फाइनेंशियल्स अच्छे खासे ग्रीन में आए, मेटल्स में तेज़ी थी, निफ्टी बैंक भी ग्रीन में था, कैपिटल गुड्स भी ग्रीन में था। दिक्कत कहाँ थी? ऑटोज़ में, जबकि अशोक लेलैंड काफ़ी चला उसके बावजूद। रियल एस्टेट ये सबसे वीक पॉकेट है मार्केट की, 2.5% के करीब ये इंडेक्स नीचे था, पीएसयू इंडेक्स भी नीचे था। फटाफट निफ्टी का हीट मैप ले आइए ज़रा, एक बार निफ्टी का हीट मैप देखते हैं। इसमें देखिए सबसे ऊपर आपको बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इंश्योरेंस स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव खबर आई, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। टाटा स्टील, लार्सन एंड ट्यूब्रो, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर तेज़ी रही। नीचे क्या था आपका? एमएनएम, आयशर मोटर्स, बीईएल, आईटीसी और हीरो को छोड़ देते हैं, ये एक्स डिविडेंड थे। रिलायंस में वीकनेस थी आज थोड़ी सी, टाइटन, विप्रो और एशियन पेंट्स। वीरो जी हाँ, तो एक मिला जुला सेशन, कोलैप्स के बाद रिकवरी, फिर कोलैप्स, लेकिन रिकवरी ठीक ठाक, और फाइनली 23,000 की उपलब्धि है इस सेशन की, निफ्टी पे हम कैरी कर रहे हैं। बहरहाल आपका कोई प्रश्न हो बाजार के आज के हाल पर, आपकी पोजीशन पे, तो ज़रूर पूछें। मार्केट का पंचनामा अब से कुछ देर के अगर आप देखें, छोटे से ब्रेक के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप पूछ सकते हैं सवाल। बहरहाल इस पैनल की आपसे कल फिर मुलाकात होगी सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।